एक्सेल के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सेल के अंदर जो नंबर होते हैं मेरे बच्चा उसे क्या कहते हैं। तो देखो आ जाएगा, सबसे पहले हमें देखना है डेटा का टाइप। जो डेटा का टाइप होता है मेरे भैया वो एक्सेल के अंदर क्या होता है, तो डेटा के दो टाइप होते हैं। एक होता है मेरे बच्चा लेवल, लेवल को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, टेक्स्ट कहते हैं। यानी ए टू जेड से सर, ए टू जेड से जो चीज मिलकर बनती है उसे मेरे बच्चा क्या कहा जाता है, लेवल कहा जाता है। और वहां एक जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वैल्यू कहते हैं। यानी 0 to 9 से मिलकर जो चीज बनती है मेरे बच्चा उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू यहाँ पर कहते हैं, या फिर जिसे हम क्या बोला जाता है, हम नंबर बोल सकते हैं। क्या वाली बात है मेरे बच्चा, लेवल मतलब आपका जो टेक्स्ट होता है यानी ए टू जेड से जो बनता है उसे मेरे बच्चा लेवल कहते हैं। और मेरे भैया आपका जो नंबर यानी 0 to 9 नंबर जो होते हैं उनसे जो चीज बन के तैयार होती है मेरे भैया उसे हम क्या बोलते हैं, वैल्यू कहते हैं। इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना है मेरा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा ये क्वेश्चन आपका ये है जो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ टेक्स्ट होता है और मेरे बच्चा यहाँ पर लेवल होता है, ठीक है जी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको है नहीं, ठीक है जी। गुड इवनिंग रोमियो भैया। तो ये होता है, अगर मैं आगे पढ़ाते समय आपको यहाँ पर बोलूं मेरे बच्चा लेवल वर्ड बोलूं मेरे भैया, आप सिंपल सी वाली बात मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ मेरे बच्चा। बात ये है कि अगर मैं आपको एक्सेल पढ़ाते समय यदि मैं लेवल वर्ड बोलता हूँ तो आप समझ जाएगा कि सर कहीं टेक्स्ट की, कहीं ना कहीं सर टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। और अगर मेरे बच्चा मैं वहां पर वैल्यू वर्ड लेता हूं तो आप समझ जाएगा कि सर कहीं ना कहीं सर नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा याद रखिएगा। क्या याद रखना है सर, अगर मैं यहाँ पर लेवल की बात कर रहा हूं तो आपको समझना है कि सर मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, और यदि मैं यहाँ पर वैल्यू की बात कर रहा हूं तो आपको समझना है सर कहीं ना कहीं मैं किसकी बात कर रहा हूं, नंबर्स की बात कर रहा हूं। आ जाएगा। नमस्कार धाकड़ जी, नमस्कार जी नमस्कार। आ जाइएगा भैया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरी वाली बात एक मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एक्सेल के एग्जाम के अंदर आते ही यहाँ पर एक पर्टिकुलर आपको इक्वेशंस दे दी जाती है और आपसे बोला जाता है कि बताओ भैया उस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कि मैं यहाँ एक इक्वेशन लेता हूँ या फिर यहाँ लेता हूँ, मैंने इक्वल लगाया, सर एमपीजी के क्वेश्चन डाल दो ये वाले सर। अरे एमपीजी के जीके के क्वेश्चन डल जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ भाई देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया, इक्वल लगाया है और यहाँ हमने लिया है, सपोज की हम यहाँ बात करते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात हमने करा है। यहाँ सपोज की यहाँ मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, 10 इंटू यहाँ मैंने लिया है 10, ठीक है जी। एक्सपोनेंट 2 लिया है और यहाँ पर माइनस, फिर हमने यहाँ पर शायद 5 लिया है, फिर यहाँ पर फिर उसके बाद हमने प्लस, फिर यहाँ पर 10 लिया है, डिवाइडेड बाय 2 लिया है। उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं, ये हमारी एक इक्वेशन है और इसका आपको आंसर निकालना है कि जी आंसर क्या है। तो आ जाएगा मेरे बच्चा, यहाँ हम सिंपल ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आप भैया आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे हो तो आप जरा कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा यस सर हमने भी ऐसे प्रश्न देखे हैं। तो क्या होता है, 10 स्टार 10 एक्सपोनेंट 2 माइनस 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये सेक्शन है। और 1 बजे वाली क्लास कंटिन्यू रहेगी, टेंशन मत लीजिएगा मेरे भैया। बस अभी आप बस आप पढ़ते रहेगा भैया, कमेंट सेक्शन के अंदर बातें बंद करना स्टार्ट करेगा और मेरा बच्चा पढ़ते रहेगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आज कराने वाला हूँ जो शायद आज से पहले आपने कहीं नहीं देखे होंगे। बस सीपीसीटी एग्जाम ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व दिए हैं, बट एग्जामिनर आपके जो टीचर्स होते हैं शायद उन्होंने आज तक आपको ये नहीं पढ़ाया हुआ। तो आ जाएगा। अच्छा जी एक बात बताओ, मैं एक्सेल की सीट ओपन करता हूं, सपोज कि ये मेरी एक्सेल की सीट है, ठीक है। ये सपोज कि मेरी एक्सेल की सीट है जिसके अंदर ये मेरा एक सेल है और इस सेल के अंदर मैंने इसी को पूरा का पूरा टाइप कर दिया है और अगर मैं कीबोर्ड से एंटर मार दूंगा तो क्या मुझे ये आंसर मिल जाएगा? आप बोलोगे यस सर हमें आंसर मिल जाएगा। यानी हमें किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं लेना है कि आप बस एक्सेल की सीट के अंदर किसी सेल के अंदर मेरे बच्चा यहाँ पर आप क्लिक कर यहाँ पर ये टाइप कर दीजिएगा, टाइप करके एंटर करोगे तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बस यही रही कहानी। क्या कर पढ़ना भी, आंसर आ गया सर का, यही बताने वाला। अजय ना सर क्यों नहीं बताने वाले हम ये, क्योंकि सर जी क्या आपको एक्सेल की सीट वहां एग्जाम में दी जाएगी? जी ना जी ना। क्या आपको वहां पर एक्सेल ओपन करके दिया जाएगा? जी ना जी ना। कि भैया आप वहां से इसको टाइप करो, एंटर करो और आप आंसर प्राप्त कर लो, ऐसा तो जी वहां है नहीं। आपको वहां इसका आंसर पेन और पेपर पर निकालना है। यदि आपको इस इक्वेशन का आंसर पेन और पेपर पर निकालना है तो मेरा बच्चा एक्सेल के अंदर जो हिडन चीज है कि एक्सेल ने इसको कैसे सॉल्व करा है, पहले वो बात आपको जाननी पड़ेगी। देन उसके बाद मुझे लगता है शायद आपको ये समझ में आए
कि भैया इसका इक्वेशन या फिर इसे सॉल्व कैसे किया गया है। तो आ जाएगा मेरे बच्चा, बात करते हैं। देखिएगा, जो लोग मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं या फिर जो आपका कंपटीशन का मैथ पढ़ रहे होते हैं, तो वो अच्छी बात है। अगर ये क्वेश्चन मैथ का होता है तो वहां पर एक बॉड मास का नियम लगाते हैं, बॉड मास का नियम। लेकिन यहाँ जैसे मैथ के अंदर मेरे बच्चा बॉड मास का नियम कार्य करता है मेरे भैया, वैसे ही जो हमारा एक्सेल है वहां पर पैमदास का नियम जो है, यानी पैमदास का, जी सिर्फ पैमदास का यहाँ पर नियम कार्य करता है। कौन सा नियम कार्य करता है सर? जैसे मैथ के अंदर आपसे बोला जाता है बॉड मास वाला रूल, वैसे ही एक्सेल के अंदर आपको मेरे बच्चा पैमदास का यहाँ पर नियम यूज किया जाता है। और कई बार एक्सेल के अंदर एग्जामिनर आपसे ये पूछा है सर कि पैमदास में पी का मीनिंग क्या होता है, ई का मीनिंग क्या होता है, एम का मीनिंग क्या होता है, सर डी का मीनिंग क्या होता है, ए का मीनिंग क्या होता है और एस का मीनिंग क्या होता है। या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि आपके एक्सेल के अंदर जो कैलकुलेशन होती है उसका सही क्रम क्या होता है, या फिर सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है, देन उसके बाद मेरे बच्चा किसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस का यूज किया जाता है। पैरेंथेसिस का मतलब होता है मेरे बच्चा ब्रैकेट, उसके बाद लास्ट में जो आपका सबसेक्शन यानी माइनस किया जाता है। यानी पी का मतलब पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट, ई का मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है मेरे बच्चा घात, जिसका यहाँ पर साइन क्या होता है, ये होता है मेरे बच्चा यहाँ मल्टीपल, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसका साइन ऑपरेटर क्या होता है, स्टार होता है। डिवाइड, डी का मतलब होता है डिवाइड, जिसका ऑपरेटर मेरे बच्चा ये होता है। और यहाँ ए का मतलब एडिशन, जिसका ऑपरेटर ये होता है। और एस का मतलब सबट्रैक्शन, जिसका ऑपरेटर ये होता है। तो आपको इनके ऑपरेटर भी याद रखने हैं और आपको इनका क्रम भी याद रखना है। और अगर आप इसी क्रम के माध्यम से मेरे बच्चा इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन का आंसर डेफिनेटली वही आएगा जो आपकी एक्सेल की सीट आपको इसका आंसर देगी। तो आ जाएगा मेरा बच्चा, इसे सॉल्व करेगा। शिवम लोधी जी कह रहे हैं कि सर इसका आंसर 1000 है। जरा हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि बच्चा इसका आंसर क्या है। तो आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ क्या सॉल्व होगा, एक्सपोनेंट। तो हमने यहाँ 10 लिया है, स्टार लगाया है, 2 की पावर कितना बनेगा मेरे बच्चा, यहाँ 1000 बनेगा, क्योंकि 10 की पावर 2 कितना बनता है, 1000 बनेगा, आप डेफिनेटली जानते हैं, ठीक है जी। और ये हुआ अपना -5 + 10 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद क्या होता है भैया, यहाँ हमने देखा था कि आपका पैमदास, पैमदास है, एक्सपोनेंट, एम मतलब मल्टीप्लाई और डी मतलब डिवाइड, यानी सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो होगा, तो मेरे बच्चा ये कितना बन जाएगा मेरे भैया, 10,000 बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डिवाइड, तो 2 का डिवाइड मेरा बच्चा किससे होगा, 2 का डिवाइड 10 में होगा तो कितना बनेगा मेरा बच्चा, 5 बनेगा। और 5 से 5 प्लस और 5 माइनस हुआ तो इसका आंसर कितना बनने वाला है मेरे भैया, 1000 ना होकर इसका आंसर 10,000 बनने वाला है। और यही आपका एक्सेल का आंसर देगा कि इसका आंसर होगा 10,000। अरे भैया एक एक चीज आपकी क्लियर है तो थंब इंप्रेशन करके मेरे को बताइएगा कि यस सर क्लियर है। तो देखिएगा, अरे मेरे भैया अगर आप ये रूल अप्लाई नहीं करोगे ना सर, अगर आप ये रूल अप्लाई नहीं करोगे ना सर, ये कौन सा रूल है जी, ये वाला रूल अप्लाई नहीं करोगे मेरे भैया तो आप फंस जाओगे, ठीक है। पैमदास, ये रूल अप्लाई नहीं करोगे सर तो आप फंस जाओगे, आपको ये रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा। ये तो मैंने यहाँ पर जो वैल्यू थी वो मैंने सिंपल सिंपल सी वैल्यू ली है मेरे बच्चा। अगर एग्जाम में अब किसी भी प्रकार की वैल्यू दी जाए तो मेरे भैया इसे उड़ा दीजिएगा, इसे फोड़ दीजिएगा और इस क्वेश्चन की औकात इसे दिखा दीजिएगा। अरे मेरे भैया अगर चीजें समझ में आ रही है मेरे शेर और शेरनियाओं तो क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दो। और भैया यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ 1000 नहीं 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 नहीं, यहाँ 10,000 ही होगा सर, यहाँ देखो क्योंकि 2 की पावर 10 का कितना बनेगा, सही कह रहा हो यार, ये 100 बनेगा। नहीं 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 नहीं, 10 × 10 कितना बनेगा, 100 बनेगा। क्षमा चाहता हूँ भैया, 1000 ही आंसर होगा, क्षमा चाहता हूँ भाई, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ मिस्टेक हो गया, क्योंकि 2 की पावर 10 का आंसर क्या बनता है, सॉरी 10 की पावर 10⁻², 10⁻² का आंसर 100 बनेगा, यही बनेगा ना। अरे 10⁻² का यानी 100 × 100, 100 कितना बनेगा, 100 बनेगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निकिता गुप्ता क्षमा चाहता हूँ सर, सबको क्षमा चाहता हूँ मैं, जी 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 जी, नहीं 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 नहीं, क्षमा चाहता हूँ सर, आंसर 1000 ही है, क्योंकि मैं यहाँ मिस्टेक कर चुका हूँ। 10⁻² का आंसर 100 होता है ना कि 1000 होता है। और यहाँ आप 10 का फिर 100 का मल्टीप्लाई 10 करोगे तो मेरे बच्चा कितना बचेगा, 1000 बचेगा। और इधर 5 से 5 माइनस प्लस माइनस तो घट रहा है, यानी आंसर यहाँ पर आपका 1000 ही होगा। जी करेक्ट आप बोल रहे थे, क्षमा चाहते हैं मेरे भैया, जी क्षमा चाहते हैं सर।
बिल्कुल करेक्ट बात है सर, क्षमा चाहते हैं, आपके भैया से गलती हो गई है, माफ कर दीजिएगा मेरे भैया। चाहे बड़ा भैया समझ के माफ कर दीजिएगा, चाहे छोटा भैया समझ के माफ कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। बस अगली बार से हम इसका ध्यान रखेंगे, सॉरी चाहते हैं मेरे भैया। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन टाइप का हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा सर, समझने की कोशिश करेगा। यहाँ एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, वो क्वेश्चन कौन सा है मेरे बच्चा, यहाँ मैं सारे क्वेश्चन आपको लिखकर बता दूंगा या फिर यहाँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। ठीक है जी, आ जाएगा समझते हैं यहाँ बात पर। ये सिंपल जी वाली बात यहाँ लिखी हुई है मेरे बच्चा। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, अगर आपने कभी नोटिस करा हो, ऐसे क्वेश्चन आता है कि हमारा ओपन ऑफिस, ऐसे आता है कि ओपन ऑफिस, ये क्वेश्चन आता है ओपन ऑफिस CALC के अंदर इक्वल रोज फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, सपोज की A1 से लेकर आपका सपोज की H6 तक आपको इसका आंसर पूछा जाता है। ठीक है जी, आ जाएगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं इक्वल, यहाँ एक आंसर लिखा होता है रो, जिसमें सपोज की H6 से लिखा है, इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हो सकता है मेरे बच्चा, आपको बोला जा सकता है कि यहाँ कॉलम और कॉलम में सपोज H6 से लेकर सपोज की भैया आपको बोला जा सकता है कि P8 तक, इसका आंसर क्या होगा। और एक आपसे बोला जा सकता है मेरे बच्चा, यहाँ कॉलम्स होगा वैसे, और एक आपसे बोला जा सकता है जी कॉलम, और यहाँ बोला जा सकता है P8 का आंसर क्या होगा। क्या आप जरा समझो, ठीक है अजी बिल्कुल बात देखिएगा भैया। अरे मेरे भैया, अगर आपकी सफलता में जोर नहीं है तो क्या गलती सबसे होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन मंडल, क्या बात है भैया, गलती सबसे होती है, जी बिल्कुल होती है। ठीक है जी, ठीक है, समझने की कोशिश करेगा। यहाँ मैंने आपको 4 क्वेश्चंस लिखे हैं मेरे बच्चा, इन 4 क्वेश्चंस के आंसर ऐसा कौन बंदा है जो आंसर देगा। यहाँ पर 4 प्रश्न मैंने लिखे हैं, यहाँ कौन सा हमारा शेर है या हमारी शेरनी है जो इनका आंसर देगा, और आपके एग्जाम में इनमें से एक मिल जाएगा। आपके भाई की गारंटी है सर, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, ये भाई का वादा है, बस लिख कर ले जाएगा सर, लिख कर ले जाएगा, ये भाई का वादा है, इनमें से एक प्रश्न आपको मिल ही जाएगा, ये गारंटी है मेरे दोस्त। ठीक है जी, ये गारंटी है, एक प्रश्न आपको यहां से मिल ही जाएगा। तो आ जाएगा, कौन देगा, चलो भैया कोई नहीं देगा, इसका जवाब आपका उत्तम भैया देगा। आ जाएगा मेरे बच्चा, बात करते हैं यहाँ पर। देखिएगा, अगर आपको इन क्वेश्चंस को समझना है तो सबसे पहले मेरे बच्चा आपको सेल निकालना, या फिर यहाँ पर आपको सेल के बारे में जानना पड़ेगा क्या होता है, रो के बारे में जानना पड़ेगा क्या होता है मेरे बच्चा, यहाँ आपको कॉलम के बारे में जानना पड़ेगा क्या है मेरे बच्चा। ये मेरी मजबूरी है इन क्वेश्चंस को बताना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपका भैया इन क्वेश्चंस पर ज्यादा जोर दे रहा है। आप ये बस थोड़ा सा बिलीव करिएगा मेरे बच्चा मेरे पर, वैसे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बिलीव करते हो मेरे पर। तो आ जाएगा मेरे भैया, यहाँ हम बात करते हैं। देखिएगा, अगर आपको कोई रेंज दी है, रेंज का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, रेंज का मीनिंग क्या होता है। जैसे हमने बोला कि यहाँ A1 कॉमा और हमने लिखा H1, ये क्या होती है, एक रेंज होती है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो A1 है इसके बाद और जो हमारा लास्ट H1 है, यानी A1 और H1 के बीच में जितने भी सेल यहाँ हैं मेरे बच्चा, वो इसके अंदर इंक्लूड है, जितने भी कॉलम यहाँ हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है, और मेरे भैया जितनी भी रो यहाँ है वो यहाँ पर इंक्लूड है। और अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता हूँ A1, H1, तो फिर ये एक रेंज नहीं कहलाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि H1 और यहाँ A1 और H1 ओनली यहाँ 2 ही कॉलम है, या फिर 2 ही रो है, या फिर मेरे सॉरी यहाँ एक ही कॉलम है और यहाँ पर सॉरी 2 कॉलम है और यहाँ पर एक रो है, यानी और रो है, और यहाँ पर मेरे बच्चा ओनली 2 ही सेल अवेलेबल है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ एक तो H1 है सेल है और यहाँ एक A1 सेल है, इसके अलावा इसके बीच में जितने भी सेल्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। अब क्वेश्चन आपका उठेगा कि सर अगर आपको कोई रेंज दी है सर, तो वहां से हम सेल कैसे निकालते हैं। तो सेल निकालने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर कोई रेंज दी है तो मेरे बच्चा उसका हम रो कैसे निकालते हैं और कॉलम कैसे निकालते हैं। हाँ जी, अगर आपके पास रो और कॉलम आ जाते हैं तो सर आप सेल की वैल्यू वैसे ही निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको एज अ प्रैक्टिकल बता देता हूँ सर। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर, या फिर मैं इससे बेहतर एक्सेल का एक एक्सेल ओपन करता हूँ और एक्सेल को यहाँ पर मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जरा आप यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या बच्चा मैं यहाँ पर इसका फोटो खींच लेता हूँ कि मेरे क्वेश्चन कौन कौन से थे, फिर इन प्रश्न को मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन प्रश्न को मैं पढ़ाऊंगा, यानी इसका मैंने फोटो ले लिया है और फिर मैंने इसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस क्वेश्चन को चेंज करें, हम इन क्वेश्चंस को चेंज करें, ये हम नहीं चाहते हैं जी। आ जाएगा, बढ़ते हैं हम आगे और समझने की कोशिश करते हैं। और मैं एक्सेल की सीट ही ओपन कर लेता हूं सबसे पहले। देखो आ जाओ मेरे बच्चा, यहाँ हम देखते हैं और एक्सेल की सीट हमारी आती है।
देखिएगा जी, हम एक्सेल की सीट ओपन करते हैं और ये रहा जी हमारा एक्सेल आ जाएगा, और यहाँ हम इन इन क्वेश्चंस की एक एक बात करेंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगा जी। आ जाएगा, ये है हमारी एक्सेल की सीट, आ जाएगा, जरा समझिएगा, ये है हमारी एक्सेल की सीट। और इस एक्सेल की सीट के अंदर अगर हम बात करें मेरे बच्चा, देखिएगा सिंपल सी लैंग्वेज समझिएगा। जैसे हम यहाँ बात करें सपोज कि ये हमारी एक्सेल की सीट है, ठीक है जी, और मैंने लिया है कि ये है हमारा A1, सपोज जी समझते हैं, यानी A1 से लेकर सपोज हमने बोला है कॉमा H1 तक की एक रेंज है, उसके अंदर कॉलम कितने होते हैं जरा समझने की। सबसे पहले हम कॉलम की बात करते हैं या फिर हम रो की बात करते हैं। दो फंक्शन होते हैं, एक होता है मेरे बच्चा आपका रोज फंक्शन और एक होता है मेरे बच्चा आपका रो फंक्शन। यानी आप रो का मतलब होता है कि वो जो आपको एड्रेस दिया है सेल का, जैसे सपोज मैंने बोला यहाँ P2, तो यहाँ पर P क्या है मेरे बच्चा, कॉलम है, और यहाँ 2 क्या है मेरे बच्चा, रो है। यानी इसने बोला है कि इस P2 सेल में कौन सी रो है। यानी यहाँ पर देखो सिंपल समझिएगा, यहाँ रो फंक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो भी सेल का आपको रेफरेंस दिया है या फिर जो भी सेल का मेरे बच्चा आपको एड्रेस दिया है, उस सेल एड्रेस में कॉल रो कौन सी है, या फिर आपसे बोला जाता है कि रो कौन सी है उस सेल एड्रेस के अंदर। तो आप अच्छी तरह से जानते हो P एक कॉलम है और 2 क्या रो है, तो यहाँ पर रो फंक्शन की मदद से मेरे भैया यहाँ आंसर आपको मिलेगा 2। आंसर कितना मिलेगा आपको 2, क्यों, क्योंकि ये बोलता है सर कि कौन सी रो, यानी P2 के अंदर कौन सी रो अवेलेबल है, तो कौन सी दूसरी रो अवेलेबल है। और अगर इसमें S लग जाता है तो फिर ये बोलता है सर कि यहाँ पर जो भी रेंज आपको दी गई है, जैसे मैंने एक रेंज ले लिया, सपोज कि यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन क्रिएट है उसी प्रश्न को मेरे बच्चा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। देखिएगा मेरा क्वेश्चन कौन सा क्रिएटेड है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ देखिएगा मेरे क्वेश्चन क्रिएटेड है ये, यानी यहाँ रो लिया है, रोज लिया है, और यहां मैंने लिया है A1 कॉमा सॉरी कॉलन H1, ठीक है जी, और यहाँ और ये फंक्शन है, और एक फंक्शन मैं यहाँ लगाता हूं, यहाँ मैंने लिया है रो और यहाँ लिया है मैंने H6। देखिएगा इस फंक्शन का कहना होता है कि ये जो आपकी रेंज दी है सर, इस रेंज के अंदर कितनी रो है। इस फंक्शन का क्या कहना होता है कि जो आपको रेंज दी है सर, उस रेंज में कितनी रो है, ठीक है जी। और इस फंक्शन का कहना होता है जो आपको सेल एड्रेस दिया है, इसमें मेरे बच्चा कौन सी रो है। मुझे लगता है इस बात से आपको हर एक पार्ट क्लियर होगा। आपने आप जो भरोसा करते हैं वही दुनिया बदलते हैं, क्या बात है। हर संभव कार्य करने का एक ही तरीका, कड़ी मेहनत। क्या बात है विकास भैया जी, बिल्कुल आप कड़ी मेहनत अगर करोगे तो दुनिया का कोई सा भी कार्य आपके कदम चूमेगा। ये आपके भाई का नहीं मेरे भैया, सब लोग सक्सेसफुल बंदे यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिएगा अगर रो के अंदर एस लगाए तो इसका मतलब होता है कि कितनी रो यहाँ अवेलेबल है, और अगर रो में एस नहीं लगाए तो इसका मतलब होता है कौन सी रो यहाँ अवेलेबल है। तो मैं एच की बात करूं तो मेरा बच्चा यहाँ कॉलम है, और मैं 6 की बात करूं तो रो है, तो इसका आंसर मेरे को क्या प्राप्त होगा, मेरे बच्चा 6 प्राप्त होगा। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ रो कितनी होती है, तो आप देखो यहाँ बात की जा रही है रो की, तो मुझे ना ही ए से मतलब ना ही मेरे को एच से मतलब, क्यों, क्योंकि ए और एच क्या है मेरा बच्चा, यहाँ पर कॉलम है, हमें मतलब है ए से सॉरी 1 से और 6 से। तो 1 से लेकर 6 तक कितनी रो होगी, आप अच्छी तरह से जानते हो यहाँ पर टोटल 6 रो होगी। देखो आंसर यहाँ भी 6 मिला और आंसर यहाँ भी 6 मिला। आप ये 6 और ये 6 को एक ही मत समझ बैठिएगा, नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। यहाँ 6 का मतलब है नंबर ऑफ 6 रो, 1 2 3 4 5 6 7 6 रो ऐसे, और यहाँ 6 का मतलब है 6 वाली रो, ठीक है जी। जैसे मैं यहाँ आपको एज अ प्रैक्टिकल बता देता हूँ, देखिएगा समझिएगा। जैसे मैंने बोला है कि यहाँ देखिएगा ये है हमारी 1 2 3 4 5 6, ये टोटल रो है, ये 6 है, और आपका यहाँ लिखा हुआ इधर जो 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ एक रो है, बट वो कौन सी है, वो 6 वाली रो है। तो मेरा बच्चा आपको दोनों में अगर डिफरेंस समझ में आया है तो मेरे भैया थंब इंप्रेशन के अंदर जी बताइएगा कि यस सर हमें ये डिफरेंस समझ में आया है। अरे मेरे शेर और शेरनियाओ, अगर मजा आ रहा है तो थंब इंप्रेशन जरूर भेजिएगा, और अगर अभी तक लाइक नहीं ठोका है तो क्लास को लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। आ जाओ मेरा बच्चा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको कॉलम बताया है वैसे ही, सॉरी जैसे मैंने यहाँ पर आपको रो क्लियर करा है मेरे बच्चा, वैसे ही यहाँ पर कॉलम भी क्लियर होता है। देखिएगा बस मैं यहाँ पर कॉलम का क्वेश्चन लिखता हूँ, बस ऐसे लगा हो तो उस रेंज के अंदर कितने कॉलम है, और मेरे बच्चा ऐसे नहीं लगा हो तो इसका मतलब उस कॉलम के अंदर कितने उस कॉलम के उस सेल एड्रेस के अंदर कौन सा कॉलम है। तो देखो आ जाएगा, मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया है कॉलम, और यहाँ लिखा है मैंने H6 से लेकर
P8 H6 to P8, ठीक है जी। और यहाँ मैंने दूसरा लिया है कॉलम, और यहाँ हमने लिया है कॉलम, और ये लिया है हमने P8। देखिएगा, समझने जरा ध्यान से बात को मेरे बच्चा, देखिए आजेगा। इसका मतलब है कि कॉलम का मतलब कॉलम्स, कॉलम का मतलब है, कॉलम्स का मतलब है कि जो आपको रेंज दी है उसमें टोटल कितने कॉलम्स अवेलेबल होते हैं। तो देखिएगा, अब हमें यहाँ रो से कोई बात नहीं करनी है, अब हमें जो भी बात करनी है मेरे बच्चा, यहाँ हमें किससे, कॉलम से बात करनी है। तो यहाँ 8 वाला जो यहाँ H कितने स्थान पर आता है 8, और यहाँ P कितने स्थान पर आता है 16। अगर मेरे भैया आप 16 में से -8 कर दोगे तो यहाँ आंसर 8 बनेगा, यानी यहाँ इस रेंज के अंदर टोटल आपके 8 कॉलम होंगे। क्या ये सही बात है? क्या ये सर करेक्ट आंसर है? क्या ये सर करेक्ट आंसर है? ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्या सर ये करेक्ट आंसर है? जल्दी बताइएगा, यस से एस और नो। अरे मेरे शेरों और मेरी प्यारी सी शेरनियों, यस से एस या नो, क्या ये करेक्ट आंसर है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी गलत आंसर है। इसका मतलब तो यही हुआ, जैसे मैं एक रेंज लेकर बताता हूं, जैसे हमारा लिया है ए, हमने लिया है 2 से लेकर मेरे बच्चा हमने लिया है T2 तक है। ये हमने एक रेंज ली है, जरा समझने की कोशिश करेगा। यहाँ हमने रेंज लिया है, अब हमने बोला ए कितने पास, सॉरी हमने बी लिया है और बी से हम स्टार्ट कर रहे हैं डी को, ठीक है जी, बी से डी। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, सपोज मैं बी से ई ले लेता हूँ, ठीक है जी। मैंने ये लिया है B1 से लेकर मैंने एक रेंज लिया है E5 तक, ठीक है जी। और इसमें कॉलम पूछा है कि कितने कॉलम है, तो बी कितने स्थान पर आता है 2, ई कितने स्थान पर आता है 5। अगर 5 में से आपने 2 माइनस करा तो कितना बचा 3, तो काउंट करना 1 2 3 4। जी समझना, सॉरी बी है, बी है, बी बी बी। तो यहाँ मुझे ए को तो छोड़ देना ही है, यहाँ ए को तो छोड़, क्योंकि ये तो इसमें है ही नहीं, बी से काउंट करना है ना। 1 2 3 4, यहाँ तो भैया 4 मिला और ये आंसर तो मुझे 3 आ रहा है। तो भैया ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब आप बोलोगे सर यहाँ ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ वहां काउंटिंग में आप 4 आ रहे हैं और यहाँ आंसर में 3 आ रहा है। तो मेरे बच्चा, आपने 5 में से 2 माइनस करा था, इसका मतलब था कि आपने 2 को भी वहां से हटा दिया। एक तो ऑलरेडी हटाया है सर, आपने बी भी वहां से हटा दिया, और क्या आप बी को वहां से हटा सकते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे भैया बी आपकी रेंज के अंदर इंक्लूड है। तो आपको अगर कभी भी लास्ट कॉलम के एड्रेस में से पहले कॉलम के एड्रेस से माइनस करना है, और अगर वो कॉलम का एड्रेस ए से स्टार्ट नहीं है, तो आपको एक कम करके माइनस करना है। यानी यहाँ 5 में से 2 माइनस ना करके 5 में से 1 माइनस करना है, तो आंसर 4 आएगा। अगली रेंज और लेता हूं, सपोज P8 से लेकर, या सपोज कि यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, प्रश्न मेरे बच्चा वो क्या है, यहाँ पर बात करते हैं। आपका जो P8 है, P8 से लेकर मेरे बच्चा यहाँ Z6 दिया है, यानी P कितने पर आता है 16 पर, Z कितना पर आता है 26 पर। अगर 26 में से 16 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 10। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है सर, 26 में से 16 ना माइनस करके आपको 15 माइनस करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप 16 माइनस करोगे तो वहां से P भी चला जाएगा, तो यहाँ आंसर बनेगा आपका 11। अरे मेरे बच्चा, क्या आपको यहाँ पर क्लियर है? मुझे लगता है क्लियर है। और यहाँ कॉलम बनाओगे तो P कितने स्थान पर आता है 16, तो आपको यहाँ आंसर मेरे बच्चा 16 मिलेगा, क्योंकि यहाँ कौन सा वाला कॉलम है, 16 वाला कॉलम है। और यहाँ आंसर आपको 8 ना मिलकर यहाँ आंसर मेरे बच्चा आपको 9 मिलेगा। कितना मिलेगा? यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर 8 ना मिलकर मेरे बच्चा यहाँ आपको कितना मिलने वाला है? 7 माइनस करोगे तो यहाँ आपको आंसर 9 मिलने वाला है। मुझे लगता है अब कॉलम वाला भी क्वेश्चन क्लियर होगा, और सर आपको रो वाला भी क्वेश्चन क्लियर होगा। मैंने कॉलम भी निकालना बता दिया, नंबर ऑफ कॉलम भी निकालना बता दिया, सर नंबर ऑफ रो भी निकालना बता दी। अब आपका भैया नंबर ऑफ सेल भी आपको निकालना जस्ट नाउ अभी हाल ही में बता देगा। तो मेरे को बस थंब इंप्रेशन भेजिएगा, यस सर एक एक पार्ट क्लियर है और एक एक चीजें क्लियर है, सारी चीजें, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो बताइएगा, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेगा, मेरे को जल्दी से बता दीजिएगा क्लियर है? यस सर 11, और जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस सर से यस और नो सर, से यस और नो, यस। और मेरे भैया आज मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप 100 लाइव कर दो यार। अरे मेरे भैया बस एक बार बोलना चाहता हूँ मेरे बच्चा, अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हो या फिर मुझे अपना भैया मानते हो, मैं आपको मेंशन भी करता हूँ, उत्तम भैया, अगर आप भैया मानते हो तो मेरे बच्चा एक बार शेयर तो बनता है यार, एक बार शेयर तो बनता है।
सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। क्या बात है विकास भैया, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए मेरे बच्चे नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए आपके बिना नींद की मेहनत चाहिए। क्या बात है सर, आ जाएगा बच्चा। यहाँ बात करते हैं, अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ सर कि आप कोई आपकी एक रेंज दी है और उस रेंज के अंदर आप नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकाल सकते हो। और आपका देखिएगा, और आपको मेरे बच्चा कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए यहाँ से, टेंशन यही मत सोचिएगा कि सर मैं इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे भैया वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट के बाप पढ़ा रहा हूँ, ये समझो आप। ठीक है जी, ये देखिएगा, आजा भैया बात करते हैं। ठीक है जी, समझने की कोशिश करेगा। यहाँ हम देखते हैं रेंज जो लिखा है, समझने की कोशिश करेगा। अब रेंज के अंदर आपको एक सेल दिया, सेल काउंट करना है और सेल काउंट करने के लिए मेरे बच्चा यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। और काउंट फंक्शन के अंदर जरा समझिएगा जी, समझिएगा, काउंट फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है मेरा बच्चा, यहाँ एक सेल सपोज रेंज लिया, वही मैंने सपोज एक रेंज लिया A1 से लेकर P6 तक, ठीक है जी, P6 तक। और एक दूसरे काउंट फंक्शन के अंदर मैंने एक रेंज ली है, सपोज कि यहाँ B2 से लेकर P6 तक, एक मैंने रेंज ली है, दोनों रेंज ली है, ठीक है जी। अच्छा, मैं पहले रेंज के आपको टाइप बता लेता हूँ कि रेंज भी दो प्रकार की होती है। या तो आपकी रेंज क्या होगी मेरा बच्चा, A1 से स्टार्ट होगी, या फिर आपकी रेंज A1 से स्टार्ट नहीं होगी। अगर हम रेंज के टाइप्स की बात देखें मेरे बच्चा, तो रेंज के टाइप्स की बात ये होती है, या तो आपकी रेंज A1 से स्टार्ट होगी या फिर आपकी रेंज A1 से स्टार्ट नहीं होगी, यानी किसी और से स्टार्ट होगी। अरे भैया एक बात इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, मेरी मैराथन होने वाली एक्सेल की, जिसके अंदर मैं सारे फंक्शन A to Z आपको एक्सेल से रिलेटेड हर एक बात पढ़ाऊंगा, और एक मैराथन होने वाली मेरी पावर पॉइंट की, जिसके अंदर भी मैं A to Z सारी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है जी, तो ठीक है जी, तो ये वाली बात है, तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा बच्चा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक्सेल की मैराथन और एक कौन सी होगी, पावर पॉइंट की मैराथन। ठीक है जी, सरल समझते हैं। ठीक है जी, आ जाएगा भैया, समझते हैं। काउंट हुआ और काउंट ये है, काउंट दोनों जगह है। इसका आंसर क्या मिलेगा कोई मुझे बता सकता है, और इसका आंसर क्या मिलेगा कोई मेरे को बता सकता है जी, बताइएगा। और कल का जो आपका टॉपिक होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिससे 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे, और जो कल का टॉपिक होगा वो लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी, आ जाओ। ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ। तो काउंट के दोनों का आंसर मेरे को बता सकता है, 5 सेकंड में देता हूं, अगर कोई बता सकता है तो बता दीजिएगा जी। मैराथन डिजिटल बोर्ड पर नहीं होगी, मैराथन ऐसे ही होगी नॉर्मल, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पर हम जूम नहीं कर पाते हैं जी। अब मैं 5 सेकंड देता हूं, अगर आप चाहो तो इसका आंसर निकाल के बता दीजिएगा। और 16 और 6, क्या आंसर है, 16 और 6? 16 और 6 तो मेरे को सही नहीं लग रहा है वैसे, फिर भी आप आंसर रख लीजिएगा। चलो भैया मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको, देखिएगा। इस एक्चुअली अगर आपको कभी सेल काउंट करना है, समझना जरा से ध्यान से समझते हैं। अगर आपको कभी सेल काउंट करना है मेरे बच्चा, सेल काउंट करने के लिए आपको पहले रो निकालनी होती है, और पहले आपको क्या निकालने होते हैं, कॉलम निकालने होते हैं। अगर आपको रो और कॉलम निकल आते हैं, या फिर आपको रो और कॉलम का मेरे बच्चा पता चल जाता है, तो आप ओनली रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम कर दीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या करना है सर, आपको रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर मेरे बच्चा आप कॉलम निकालने की कोशिश करिएगा। यहां से आपको कॉलम निकालना सबसे पहले। तो यहाँ अगर मैं कॉलम की बात करूं, तो यहाँ कॉलम कौन सा है, 1, और यहाँ कॉलम कौन सा है मेरे बच्चा, 16। तो आपको अच्छी तरह पता है सर, अगर आपका यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है तो लास्ट आपका 16 है, तो 1 से लेकर 16 कितने कॉलम होंगे, 16, यानी यहाँ कॉलम है 16, इंटू करोगे मेरे बच्चा, और यहाँ रो कितनी है, 1 से लेकर 6, यानी 6 रो है। अगर 16 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर निकलेगा उसे मेरे बच्चा हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। यानी आंसर कितना मिलेगा, 36 का 6 आएगा 3, और 6 और 3 कितना बनेगा मेरे बच्चा, 9, यानी यहाँ पर 96 सेल अवेलेबल होंगे। क्या बात होगा सर, यहाँ 96 सेल अवेलेबल होंगे आपके इस, यहाँ इस काउंट का आंसर आपको 96 मिलेगा। अरे भैया 6 का 6 6 6 6 36 होता है, तो आंसर 6 कैरी बनेगी आपकी 196 कैसे आएगा सर। अरे 196 नहीं आएगा भैया दीपक, 196 नहीं आएगा दीपक, 96 ओनली 96 आएगा। 6 6
6 में 3 ऐड करोगे तो 96 ही तो बनेगा यार। तो यहाँ कितना आएगा, 96 आंसर आएगा आपको। ठीक है, तो समझ में आया क्या? यस सर समझ में आया, तो सामने भेजेगा आ जाएगा। इसकी बात करते हैं तो देखो समझ गए। यहाँ पर यहाँ देखते हैं बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी कितने स्थान पर आता है, 2 पर। पी कितने पर आता है, 16 पर। तो 16 में से 2 माइनस करोगे या 16 में से 1 माइनस करोगे? आपको 16 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में एक्सप्लेन करा था कि आपको 1 कम करके माइनस करना है। तो 16 में से 1 माइनस करोगे तो मेरा बच्चा क्या बनेगा, यानी यहाँ 16 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर 15 सेल आपके बनने वाले हैं। और यहाँ पर कॉलम में क्या बात होगी मेरे बच्चा, यहाँ रो में क्या बात होगी, 6 में से 2 माइनस ना करके 6 में से भी आपको 1 माइनस करना है, यानी अब 5 बनेगा। 15 इंटू 5 कितना बनेगा, 25 का 5 2 और 7, यानी 25 5 15 5 75, यानी यहाँ आंसर 75 आएगा। यानी यहाँ पर एक भी ऐसा मेरा शेर नहीं निकला है, यहाँ ऐसी एक भी मेरी बब्बर शेरनी नहीं निकली है जिसने करेक्ट आंसर दे पाया हो। अरे भैया अब देख लो कि आपकी क्या सिचुएशन है। आपको क्लासेस की आवश्यकता है सर, आपको आवश्यकता है। और आपका भैया मैराथन लेके आने वाला एक्सेल की, और एक्सेल की मैराथन के अंदर आपका भैया आपको एक एक चीज पढ़ाएगा और वहां आपको बताने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, मैराथन में एक एक क्वेश्चंस बताएगा और एक एक आंसर भी निकाल के बताएगा, आपको सारे फंक्शंस पढ़ाने की कोशिश करेगा आपका भैया मैराथन के अंदर। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। चलो भैया, जी सर आ जाए, आगे आ जाएगा। अगले हम फंक्शन यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं, जरा बच्चा आ जाएगा। और यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं ओनली आपको इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपकी मैराथन करूंगा, कब होगी सर मैराथन? मैराथन बहुत जल्द होने वाली है। मुझे लगता है कि शायद अगले संडे को मैराथन करेंगे। मुझे लगता है शायद अगले संडे को मैराथन, नहीं टाइम आपको बता दिया जाएगा कब मैराथन होगी मेरे बच्चा, टाइम आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। यहाँ मैं नेक्स्ट फंक्शन की बात करता हूँ। एक और फंक्शन आपके एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है मेरे बच्चा, यहाँ एक फंक्शन पूछा जाता है आपसे मोड। ठीक है जी, सपोज की यहाँ मोड में लिखा हुआ है, सपोज की यहाँ लिखा हुआ है मोड के अंदर, सपोज की एड्रेस, मोड वैसे तो एड्रेस दिया जाएगा जहां देखिएगा, सपोज की यहाँ लिखा है मैंने A1 कॉमा यहाँ लिखा H1। ठीक है जी, और एक फंक्शन यहाँ लिखा है मेरे बच्चा सीलिंग लिखा है, सीलिंग। ठीक है, सीलिंग लिखा है यहाँ पर एक फंक्शन, और ये लिखा है A1 कॉमा H1। ठीक है जी, और एक यहाँ लिखा है मेरे बच्चा फ्लोर, यहाँ लिखा है फ्लोर, और यहाँ लिखा हुआ A1 कॉमा H1। ये क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ मेरे 3 प्रश्न लिखे हैं क्या, और यहाँ लिखा हुआ है कि H1 के इक्वल, H1 में कौन सी वैल्यू है, H1 के अंदर सपोज 9 वैल्यू है, और सॉरी A1 के अंदर 9 वैल्यू है, और मेरा बच्चा यहाँ और H1 के अंदर मेरे दोस्तों कितनी वैल्यू है, यहाँ 5 वैल्यू है। क्या करना है, जैसे कि लिखा है आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया, 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, और आपसे बोला, एग्जामिनर ने बोला है कि माना कि A1 वाले सेल में क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चा, A1 वाले सेल में 9 लिखा हुआ है और H1 वाले सेल में 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कोई बंदा है जो यहाँ आंसर मेरे को दे सकता है? आ जाओ मेरे शेर, मेरे बब्बर शेरों की, कौन ऐसा बब्बर शेर है? अच्छा जी, जो नाम देगा यहाँ, जो आंसर देगा, उसी का नाम आज से बब्बर शेर रख दिया जाएगा जी, उसी का नाम बब्बर शेर रख दिया जाएगा। यहाँ से जो यहाँ पर आंसर देगा उसी का नाम बब्बर शेर रख दिया जाएगा। जल्दी से बताइएगा कि यहाँ मोड का आंसर क्या होगा। देखो आपको आंसर देना है MOD लिखकर उसका आंसर, C बनाकर उसका आंसर, और F बनाकर उसका आंसर। आपको मतलब यहाँ पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में आपको आंसर देना है। सीलिंग का आंसर 10, वेरी गुड वैशाली, यानी आप बब्बर शेरनी हुई, वेरी गुड वैशाली, वेरी गुड। और आंसर दे सकती हैं आप तुसी लोधी, क्या बात है भैया, बब्बर शेर। बट यहां देखिएगा 4 आंसर किसका है जी, 4 आंसर किसका है आप ये बताएगा। फ्लोर का 5 होगा जी, नहीं फ्लोर का, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट बात है, फ्लोर का 5 है। वैशाली, क्या बात है वैशाली यार। वंदना मालवीय 4 किसका यार, मोड का, सीलिंग का या फ्लोर का? बस एक ही बब्बर शेरनी थी, वैशाली, जिसने सारे आंसर करेक्ट दिए हैं। अब आजा भैया, अब आपके भैया की बारी है। आपका भैया यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। देखिएगा, सबसे पहले तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो सीलिंग हुआ, या फिर जो आपका फ्लोर हुआ, या फिर जो आपका मेरा बच्चा मोड हुआ, इनका कार्य क्या होता है, जरा समझिएगा यहाँ बात को। देखिएगा आप जी भैया, सुशील भैया, आप बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिएगा यहाँ बात करते हैं, तो देखो मोड का मीनिंग होता है आपका रिमाइंडर भेजना, रिमाइंडर भेजना यानी शेष आना। शेष कैसे आना होता है, यानी जो पहले मोड फंक्शन के अंदर जो पहले सेल एड्रेस होता है उसमें लास्ट सेल एड्रेस से डिवाइड किया जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो भी रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर के तौर पर आंसर आता है। तो अगर आप 9 में 5 से डिवाइड करोगे तो मेरा बच्चा यहाँ आपको डेफिनेटली 4 आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, और यहाँ एक्चुअली क्या होता है, सीलिंग का मतलब क्या होता है, बड़ा।
सीलिंग का मतलब होता है अधिक है और फ्लोर का मतलब होता है छोटा। तो क्या रहता है कि यहाँ A1 के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है, समझना मेरे बच्चे यहाँ पर क्या बात है, यानी A1 के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है, समझना मेरे बच्चे ध्यान से, A1 के अंदर मेरे भैया जो भी वैल्यू लिखी है उस वैल्यू से बड़ी ऐसी कौन सी वैल्यू है जो H1 में लिखी हुई वैल्यू से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। एक बार और सुनिएगा, सीलिंग का मतलब क्या होता है, यानी A1 यानी यहां पर जो लिखा होता है, यानी A1 में लिखी हुई ऐसी कौन सी वैल्यू, सॉरी A1 में लिखी हुई वैल्यू से जस्ट बड़ी ऐसी कौन सी वैल्यू है जो H1 में लिखी हुई वैल्यू से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो मेरे बच्चा ये है 9, 9 से सब जस्ट बड़ी एक 10 ही ऐसी वैल्यू है जो आपके 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। क्या बात है सर, सिर्फ सिंपल याद रखिएगा, ठीक है जी। क्या है कि आप यहाँ सीलिंग मतलब 9 से जस्ट बड़ी ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 5 से पूर्णतः डिवाइड होती है, तो वो 10 है। और इसी के जस्ट अपोजिट जाता है आपका फ्लोर, क्या जाता है, यानी आपका 9 से छोटी ऐसी कौन सी वैल्यू है जो पूर्णतः पूर्ण डिवाइड हो, तो मेरे बच्चा वो 5 है जो आपकी पूर्णतः डिवाइड होती है। जी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये था आपका मोड का, ये था आपका सीलिंग का, और ये था मेरे बच्चा आपका फ्लोर का, ये था आपका आंसर। तो याद रखिएगा, अब मैं यहाँ कुछ वैल्यू चेंज कर रहा हूं, अब आपको आंसर पूछता हूं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन एक तरीके से और आ जाता है। वो एक तरीका कौन है जरा देखिएगा, यहाँ A1 के अंदर देखा मेरे भैया, तो A1 के अंदर मैंने लिखा है 10, और यहां मेरे बच्चा H1 के अंदर देखें तो यहां लिखा है मैंने 5। अब आपको आंसर बताना है। जी मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है सर, और आपको आंसर बताना है, क्योंकि ये भी एक सीपीसीटी के क्वेश्चन का वेरिएंट है जहां से आपको क्वेश्चंस बन ही जाएगा। देखो सोनू पटेल का कहना, सर फ्लोर एक बार बता दीजिएगा। फ्लोर का मतलब होता है कि जो आपके पहले जो वैल्यू होती है उससे जस्ट बड़ी ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, सॉरी छोटी, यानी ए यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है उससे जस्ट छोटी ऐसी कौन सी वैल्यू है सर जो क्या हो, H1 के अंदर लिखी हुई वैल्यू से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। जल्दी बताइएगा। धर्मेंद्र मेरे भैया नमस्कार, नमस्कार मेरे भैया। मोहिनी भारती, मोड का 5 आंसर। और भाई कौन, सोनू पटेल। क्या मेरे शेर, आप तो शेरबाजी मार गया भैया, बब्बर शेर आ गया भैया, नाक बचा ली मेरे भैया तुमने, नाक डूब, अपनी नाक कटने से इज्जत डूबने से बचा ली सर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पटेल भैया एम का मोड का करेक्ट 0 आंसर, करेक्ट है। और पटेल भैया बताइएगा फिर पटेल भैया बताइएगा फिर, और कोई आंसर, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। अरे भैया हमारे पटेल भैया आंसर यहाँ बाजी मार चुके हैं, पटेल भैया बाजी मार चुके हैं जी बिल्कुल। एस सीलिंग का 10, क्या बात है सर, अब बाजी मार चुके हैं शिवम लोधी। शिवम लोधी करेक्ट आंसर, शिवम लोधी करेक्ट आंसर, बाजी मार चुके हैं शिवम लोधी। अरे भैया इस बार तो पूरे शेर बाजी मार चुके हैं। फ्लोर का 5 नहीं भैया, हार गए यार शिवम भैया, आप हार गए, हार गए सोम भैया, आप हार गए। ठीक है जी, मोड का 0। अब तो सबके आते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, जिसका पहले आया था, जिसका पहले आया था उसका करेक्ट था, यानी एक था शिवम लोधी जिसका पहले आंसर मिला था, और एक था आपका पटेल भैया जिसका पहले आंसर मिला था। और कोई बता सकता है फ्लोर का आंसर क्या होगा, फ्लोर का आंसर होगा, देखिएगा अब हम बताते हैं यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा, अरे यार तुम रट्टा क्यों मार रहे हो यार, अरे एजुकेशन मंडल क्या बात है, एजुकेशन भैया 10 फ्लोर, क्या बात है, करेक्ट आंसर शेर मेरे भाई। अब आप शेरनी हो या शेर हो कोई मुझे पता नहीं, बट जो भी हो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आ जाएगा, यहाँ बात करते हैं, देखिएगा मेरे बच्चा यहाँ समझने की कोशिश करेगा। देखिएगा हम बात करते हैं, आपको मोड के बारे में बताया है कि रिमाइंडर जो बचता है, तो 5 से 10 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 0 बच रहा है, यानी आंसर यहाँ क्या बनेगा 0। हमने सीलिंग का बोला था सर कि आपकी यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है, यानी यहाँ आपकी 10 वैल्यू लिखी है, और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है यानी आपकी 5 वैल्यू लिखी है, मतलब सीलिंग का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू प्राप्त करना जो इस वैल्यू से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। मेरे बच्चा ये ऑलरेडी पूर्णतः डिवाइड हो रही है, तो फिर आपको ज्यादा ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या याद रखना है, अगर सिचुएशन बनती है कि वो पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रही है तो आपको ऊपर जाना है सर। अगर पहले से ही ऐसा नंबर दिया गया है कि वो पूर्णतः ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, तो सर फिर आपको ना ही फ्लोर में ऊपर जाना है और ना ही आपको सीलिंग में नीचे आना है। जो वैल्यू दी है वो ही फ्लोर का आंसर होगा, और जो वैल्यू दी है वही सीलिंग का आंसर होगा। यानी यहाँ
10 आंसर ही फ्लोर का होगा सर, और यहाँ 10 आंसर ही क्या होगा, आपका सीलिंग का होने वाला है। ये था मेरा भैया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके किससे रिलेटेड, आपके एमएस एक्सेल से रिलेटेड मैंने कुछ आपके पढ़ाए हैं मेरे बच्चा, इसे थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। और आपके भैया अब और थोड़े से क्वेश्चंस के बारे में मूव करता है, और अब हम थोड़ा नोट्स पर आते हैं मेरे भैया, और यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ एक फंक्शन हमारा होता है मैक्स मिनिमम का, ये कभी आते नहीं है जी। यहाँ मैं आपको आज एरर और बढ़ा देता हूँ, बस आज मैं यहाँ एरर और आपको बता देता हूँ एरर कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। और बाकी के जो फंक्शंस है मेरे बच्चा, बाकी के जो फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस आपका भैया आपको पढ़ाएगा एक्सेल की मैराथन के अंदर। और एक्सेल की मैराथन में एक सिंपल सा कार्य होने वाला है सर, उसके मेन टॉपिक हो गए पिवट टेबल, मेन टॉपिक हो गए चार्ट, और मेरे बच्चा एक टॉपिक होगा वहां जिसे हम फंक्शन कहते हैं, वो टॉपिक भी यहाँ अवेलेबल होगा। यहाँ आपका भैया आपको इनके एरर और बता देता है। आ जाएगा मेरे बच्चा, एरर जानते हैं, ठीक है जी। और आपकी जो मैराथन होगी ना सर, उसके अंदर मैं एरर को नहीं कराऊंगा, ठीक है जी। हमारी जो मैराथन होगी उसके अंदर आपका भैया एरर को नहीं कराएगा, ठीक है जी। वहां मैं एरर को छोड़ दूंगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको एरर पढ़ा रहा हूँ। और आज मैंने जो फंक्शंस पढ़ाए हैं मेरे भैया, वहां से एक क्वेश्चन ले लेना, और आपका मैराथन में भैया जो फंक्शन पढ़ाएगा इन दोनों को मिलाकर मेरे भैया आप अपने एक्सेल के क्वेश्चंस को बाहर नहीं जा सकते। आपके भाई की आपकी गारंटी है, आपको बाहर नहीं जाएंगे। अगर मेरे बच्चा अभी तक शेयर नहीं करा है तो प्लीज गाइस यार क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, इतना तो बनता है यार भाई, इतना तो बनता है यार भाई के लिए। यार आप 100 ही लाइव नहीं कर रहे हो यार, यहाँ 100 ही लाइव कर दीजिएगा यार, 100 ही लाइव कर दो यार, इतना तो बनता है भाई के लिए यार, ठीक है जी। आ जाएगा, बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा समझते हैं मेरा बच्चा यह बात को, तो सिंपल सी बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है जी। सबसे पहला यहाँ अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एक्सेल की सीट के अंदर एरर कितना होते हैं, राधे 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 रानू, यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी एक्सेल की सीट है, क्या बात है मेरे बच्चा, यहाँ देखिएगा अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो हमारी एक्सेल की सीट है वहां पर एरर कितने होते हैं, तो एरर मेरे बच्चा यहाँ पर आपको 7 प्रकार के एरर देखने को मिलते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि भैया 7 प्रकार के जो एरर होते हैं उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है, एक होते हैं 7 प्रकार में से 5 एरर आप अलग कर लीजिएगा, और 7 प्रकार में से मेरे बच्चा आप 2 एरर को अलग कर लीजिएगा। 5 एरर होते हैं और एक मेरे बच्चा आपके 2 एरर होते हैं। 5 एरर की मेरे बच्चा अगर हम बात करें, 5 के 5 एरर के बाद क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी वाला साइन होता है, और 2 एरर के बाद मेरे बच्चा क्या होता है, आपके 2 एरर होते हैं, उसमें से एक एरर होता है जिसे हम हैज नेम वाला एरर कहते हैं, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क वाला साइन होता है, और एक मेरे बच्चा यहाँ पर हैज एंड डिवाइडेड ए वाला एरर होता है, जिसके पीछे आपको कोई साइन देखने को नहीं मिलता है। क्या बात याद रखना है सर, बात इतनी सी याद रखनी है, यानी एक एरर होता है जिसके पीछे आपको पांच एरर होते हैं, उसके पीछे आपको एक्सक्लेमेटरी वाला साइन मिलता है, और आपके 2 एरर होते हैं जिसमें से एक एरर होता है उसके पीछे आपको क्वेश्चन मार्क वाला साइन मिलता है, और मेरे बच्चा एक एरर होता है उसके पीछे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साइन आपको देखने को नहीं मिलता है मेरे भैया। आ जाएगा, सबसे पहला एरर है आपका हैज नल क्वेश्चन मार्क, जिसका एरर कोड 1 होता है, और ये प्राप्त कब होता है एक्सेल की सीट के अंदर मेरे बच्चा, ये प्राप्त होता है इनकरेक्ट सेल एड्रेस। अगर आप सेल का कोई एड्रेस जो है इनकरेक्ट डाल लेते हो, अगर आप कोई सेल का एड्रेस मेरे बच्चा आप गलत मेंशन कर देते हो, तो वहां पर जो आपका एक एरर आएगा मेरे बच्चा, वो है आपका नल एरर मेरे भैया आने वाला है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्या बात याद रखनी है मेरे भैया, हैज नल वाला एरर कब आएगा, जब आपका इनकरेक्ट सेल एड्रेस होगा, तब हैज नल वाला एरर मेरे बच्चा आपको यहां से देखने को मिलने वाला है। हैज डिवाइडेड बाय 0 क्वेश्चन मार्क साइन है, ठीक है, एक्सेलेमेटरी साइन है, एरर कोड 2 होता है, कब आता है, डिवाइडेड बाय 0। अगर आप किसी भी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ मेरे बच्चा, तो देखो आ जाएगा, यहाँ आपका भैया आपको प्रैक्टिकल करके बता देता है। देखो थोड़ा सा मेरे को कहाँ क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ मेरे भैया, आ जाएगा, और यहाँ मैं आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल करके, देखिएगा समझिएगा। मैंने यहाँ एक वैल्यू लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ वैल्यू लिया है 0, ठीक है जी, या फिर मैं यहाँ वैल्यू लेता हूँ सपोज की 20, और इस 20 की वैल्यू को मैं सपोज की 0 से डिवाइड करता हूं और इस सेल के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करता हूं। मैंने इक्वल लगाया सर, यहां हम लगाते हैं इक्वल, और यहां पर क्लिक करते हैं,
और डिवाइड का साइन दबाते हैं और मेरे बच्चे यहाँ पर क्लिक करते हैं और हम एंटर करते हैं, तो यहाँ देखो मेरे को एरर देखने को मिला है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हैज डिवाइडेड बाय 0 मेरे बच्चा एरर देखने को मिलता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताओ भैया हैज डिवाइडेड बाय 0 एरर कब देखने को मिलता है, तो मेरे बच्चा आपको तब देखने को मिलता है तब वहां पर आपको मेरे भैया क्या लिखा हो, तब वहां पर आप किसी नंबर को अगर वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ये एरर आपको देखने को मिलता है। और एक एरर एक सिचुएशन पर और शायद आपको देखने को मिलता है, या फिर यहाँ हम बात कर देते हैं शायद वो सिचुएशन यहाँ पर नहीं होती है, वो सिचुएशन यहाँ नहीं होगी, ठीक है जी। या फिर यहाँ मैं एक दिमाग में चल रहा है थोड़ा सा, मैं एक लेता हूँ, यहाँ मैंने 20 लिया है सर और यहाँ मैंने ए टाइप किया है और एक्चुअली यहाँ मैं इक्वल लगाता हूँ और मेरे भैया मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ हम डिवाइड करते हैं मेरे बच्चा इससे, इस वैल्यू से, और यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ हमें वैल्यू एरर देखने को मिलता है। और वैल्यू एरर कब आता है तो मेरे बच्चा मैं आपको अभी हाल ही में बताने वाला हूँ, आ जाएगा मेरे भैया, ठीक है जी। आ जाओ देखते हैं अगला जो एरर है वो है हमारा वैल्यू वाला एरर। यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला या फंक्शन से मिस्टेक, या फिर आपको ऐसी वैल्यू मिल जाती है जो वैल्यू वहां पर यूज में नहीं आ रही है, मतलब ऐसी वैल्यू है जो आपकी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, या फिर आप किसी वैल्यू को यानी हमारी जो पहली, यहाँ पर मैं जैसे को बताता हूँ आपको जूम करके देखिएगा। सपोज कि यहाँ जो हमारी वैल्यू है इसे हम क्या बोलते हैं, लेवल, और सॉरी ये है हमारा 20 लिखा है वो क्या होता है, उसे हम वैल्यू कहते हैं, और ये हमारा ए लिखा है इसे हम क्या बोलते हैं, लेवल कहते हैं। तो कभी भी क्या आपके नंबर में लेवल का डिवाइड हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कभी भी आप किसी नंबर को किसी आप टेक्स्ट से डिवाइड कर सकते हो। कोई टेक्स्ट हो सकता है सर, किसी टेक्स्ट से आप किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हो? अरे मेरे बच्चा से कमेंट सेक्शन में एस और नो। तो भैया ऐसी कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी कि अगर आप मेरे भैया किसी नंबर को किसी टेक्स्ट से डिवाइड कर दो, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो वहां एरर देखने को मिलेगा, वो एरर देखने को मिलेगा मेरे बच्चा, वैल्यू एरर देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर नंबर जो वैल्यू है, आपका जो डेटा है वो रॉन्ग वे का डेटा है, इसलिए आपको यहाँ वैल्यू एरर देखने को मिलेगा। दूसरी वाली बात है मेरे बच्चा, आपको ये याद रखना है कि वैल्यू एरर का कोड क्या होता है। तो यहाँ हमें 3 कोड देखने को मिलता है वैल्यू एरर का, जो आपका फॉर्मूला फंक्शन से रिलेटेड मिस्टेक होती है तो वहां पर वैल्यू एरर आपको मिल जाता है। यहाँ रेफरेंस एरर कब देखने को मिलता है? जब रेफरेंस एंड रिफ्रेश कोई एरर हो। देखो मैं बता देता हूँ आपको एज अ प्रैक्टिकल का, देखिए जैसे सपोज कि यहाँ हम एक सिंपल सी वाली बात करते हैं, देखिएगा जैसे हमने यहाँ पर क्या पार्ट लिया, सपोज कि यहाँ मैंने एक वैल्यू ली है 20 और यहाँ दूसरी वैल्यू ली है मैंने 10 और यहाँ वैल्यू ली है सपोज कि मैं 30 और यहाँ मैंने एक फंक्शन लगाया है सम, ठीक है जी, मैंने इक्वल लगाया और इक्वल लगा के यहाँ मैंने एक सम फंक्शन टाइप करा जी सम, और फंक्शन सम लेकर मैंने क्या करा है इसको और कॉमा मेरे भैया इसको और कॉमा यहाँ पर लेते हैं कॉमा और मेरे भैया हमने इसको और ब्रैकेट हमने किया क्लोज और हमने एंटर कर दिया, तो यानी हमें यहाँ 5 प्राप्त हो गया। और आप अच्छी तरह से जानते हो मेरे बच्चा, यहाँ हमें जो 5 मिला है वो खुद ब खुद 5 है या फिर किसी दूसरे से बनाकर उस 5 को यहाँ बनाया गया, किसी दूसरे की मदद से 5 को बनाया गया है। यदि मैं यहाँ आपसे बात करूं तो यहाँ मेरे जो 5 लिखा हुआ है, यहाँ जो 50 लिखा हुआ है, नीचे जो भी 50 लिखा हुआ है मेरे बच्चा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो 50 लिखा हुआ है वो 50 खुद ब खुद है या वो 50 किसी दूसरे के माध्यम से बनाया है। तो ये जो 50 है ये 20 इसके माध्यम से बनाया गया है, ये 10 और ये 20 के माध्यम से बनाया गया है। यानी इस 50 में अगर मैं रेफरेंस की बात करूं तो 20 10 20 का रेफरेंस आपको दिया गया है। रेफरेंस मतलब जैसे कि सपोज आप मेरे चैनल पर किसी ना किसी रेफरेंस से आए होंगे, या तो यूट्यूब ने आप तक सजेशन भेजा होगा या फिर किसी बंदे ने आपको बताया होगा कि जाइएगा भैया उत्तम सर वहां पर पढ़ाते हैं, तो आप वहां पर आपको देखने को मिलेगा, यानी आप उत्तम भैया के यहाँ जाकर सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और क्या आपको ऐसा फील आ रहा है मेरी मैराथन और रेगुलरली क्लास देखते हुए, यस सर हम सीपीसीटी क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या ये फील आ रहा है जी? आई थिंक डेफिनेटली फील आ रहा है आपको, ठीक है समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रेफरेंस करेक्ट दिया गया है। अगर इनमें से जैसे मैंने बोला कि इनमें कौन कौन सा रेफरेंस अवेलेबल है जरा देखने की, मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ कौन कौन सा रेफरेंस आपके पास अवेलेबल है। देखिएगा यहाँ हम रेफरेंस देखते हैं तो एक B6 का रेफरेंस है इसमें, और एक C6 का रेफरेंस है और एक D6 का रेफरेंस है। अगर इनमें से कोई एक रेफरेंस यहाँ से डिलीट कर दिया जाता है या फिर इनमें से कोई रेफरेंस यहाँ से कोई रेफरेंस हटा दिया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, देखिएगा यह एक ऑप्शन आ रहा है जी डिलीट का, ठीक है जी। देखो सुनो, यहाँ एक ऑप्शन मिलता है हमें डिलीट का, कहाँ मिलता है जरा देख लेते हैं। यहाँ देखो एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट का ये, और जैसे ही हम यहाँ पर जाकर क्या करते हैं मेरे बच्चा, देखो वो से सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा छोटा बना लेता हूँ मैं साइज को। तो यहाँ हमने लिया है, इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ सिलेक्ट करके हम डिलीट पर जाते हैं। डिलीट पर जाकर हम एक पर्टिकुलर सेल डिलीट कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर किसी सेल को डिलीट करेंगे मेरे बच्चा,
वैसे ही सेल को यहाँ से डिलीट करेंगे तो यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, रेफरेंस एरर देखने को मिलते हैं। ये देखिएगा आपके सामने उपस्थित है आपका एरर, रेफरेंस एरर, यानी ये दिख रहा है आपको रेफरेंस वाला एरर। क्यों रेफरेंस एरर क्यों मिला है सर? रेफरेंस एरर इसीलिए आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो 10 वाला रेफरेंस था, यानी V6 वाला जो रेफरेंस था, वो आपने डिलीट कर दिया है। सॉरी, C6 वाला एरर था, रेफरेंस था, उसे आपने डिलीट कर दिया है, इसलिए यहां से रेफरेंस चला गया, यानी आपका यहाँ रेफरेंस एरर आपको प्राप्त हुआ है। और अगर आपसे कभी रेफरेंस एरर का सर कोड पूछ लिया जाए तो रेफरेंस एरर का कोड आप सिंपल लैंग्वेज में बता दीजिएगा मेरे बच्चा। रेफरेंस एरर का कोड क्या होता है? 4 आपको देखने को मिलता है। क्या मिलता है सर? अगर आपसे कभी बोला जाए बताइएगा रेफरेंस एरर का कोड क्या है, तो मेरे बच्चा आपको रेफरेंस एरर का कोड 6 देखने को मिलता है। आ जाओ भैया आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा होता है हमारा नेम एरर। देखिएगा नेम एरर कब आता है? अगर आप किसी नाम से रिलेटेड कोई मिस्टेक कर देते हो तो वहां पर हमें नेम एरर देखने को मिलता है। जैसे कि देखो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ नेम एरर लाकर। अगर आप नाम से रिलेटेड, सपोज कि मैं यहाँ पर इसको ऐड सम फंक्शन लगाना चाहता हूँ और गलती से सम की जगह मैंने सन लिख दिया है और यहाँ मैंने ब्रैकेट करा है मेरे बच्चा ओपन। सपोज देखिएगा आया, सपोज कि मैंने यहाँ सम यूज करना चाहिए था, सम यूज करना चाहिए था, जब कि मैंने यहाँ कर दिया है सन और यहाँ पर मैंने किया ब्रैकेट ओपन, इस पर क्लिक किया, कॉमा मेरे भैया मैंने इस पर क्लिक किया, मैं जोड़ना चाहता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, मैंने क्लोज एंटर करा, तो देखिएगा यहाँ पर मुझे नेम एरर देखने को मिला है। यहाँ नेम एरर क्यों देखने को मिला है? क्योंकि यहाँ आपने आपके फंक्शन से रिलेटेड मिस्टेक कर दिया है, यानी जो आपका फंक्शन था उसमें आपने क्या कर दिया है, स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक कर दिया है, इसलिए यहाँ आपको नेम मेरे बच्चा एरर देखने को मिला है। ये सिंपल सी वाली बात है मेरे भैया, ये एरर्स को याद रखिएगा क्योंकि शायद यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन ही जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एरर देखने को मिलता है हैज नेम वाला एरर। यहाँ कितना होता है? 2, इसका एरर कोड 2 होता है और अनसपोर्टेड नंबर होता है, और एक हैज अनडिवाइडेड ये होता है, यानी इसका एरर कोड 7 होता है और ये नॉट अवेलेबल पर मेरे बच्चा यहाँ पर एक कार्य करता है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, ये थे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट मेरे बच्चा आपसे एक्सेल से रिलेटेड। और आप इतना टेंशन मत लीजिएगा सर, अगर आपको ऐसा सोच रहे हो कि सर इतना ही एक्सेल पर्याप्त है क्या आपके एग्जाम के लिए, तो मैं बोलूंगा नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। फिर आप बोलोगे सर तो क्या करें, कहां से पढ़ें? तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको उत्तम भैया आपकी मैराथन लेकर आने वाला है, आपको पता है इस बात को। तो आपका भैया क्या करने वाला है, आपको मैराथन लेकर आने वाला है एक्सेल की, तो आप उस मैराथन को ज्वाइन करेगा और एक्सेल से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक सेक्शन को यहाँ पर क्लियर करेगा मेरे बच्चा, और आप अपने एग्जाम को अंदर आपकी क्वालिफिकेशन 60 मार्क्स को जरा फिक्स्ड करेगा मेरा बच्चा। ठीक है जी, तो आपका भैया सिंपल सी वाली बात आपसे बोलना चाहता है, बात ये है मेरे बच्चा, जरा समझिएगा। यहाँ सिंपल जी वाली बात ये है, सिंपल जी क्या बात है जरा समझने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत है क्या? जी 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 जी, ठीक है जी। आपका भैया मैराथन लाने वाला है और एक्सेल की मैराथन होगी और पावर पॉइंट की मैराथन होगी। और मेरे बच्चा जितने भी बच्चा सीपीसीटी क्वालिफाइड है, जितने भी बच्चा सीपीसीटी क्वालिफाइड हैं, जितने भी बच्चा क्वालिफाइड हैं, ठीक है जी, फाइड हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मेरे बच्चा, जिससे रिलेटेड मैं वीडियो यहाँ पर शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट जो जो बच्चा यहाँ पर सीपीसीटी क्वालिफाइड है उनके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे पास, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उनको मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा, उन्हें बता दूंगा सारी बातें कि कौन सा वहां पर उनके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आप उस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। और ठीक है जी, और यहाँ पर बात है तो थोड़ा सा आप उस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जो जो क्वालिफाई है उसके बारे में बता दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो जो क्वालिफाई है उनके लिए। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बहुत ही अच्छा होने वाला है उनके लिए। क्या अच्छा होने वाला है वो आपको वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा कि वहां पर क्या अच्छा होने वाला है। ठीक है जी, तो मेरे प्लीज गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और अगर बच्चा आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज बच्चा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उससे क्या होता है, हमें हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा मनोबल दिखता है कि हाँ सर हम भी आगे मेहनत करें तो हमारा भी हम भी उन बच्चों तक पहुंच सकें जिन बच्चों को सख्त यहाँ पर जरूरत होती है मेरा बच्चा। ठीक है जी, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो तैयारी नहीं कर पाते हैं, पैसे के अभाव में रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, तो कम से कम बच्चे थोड़ा सा इन वीडियोस को देखकर क्वालिफाई हो जाएंगे बेचारे, उनका उद्धार हो जाएगा। तो आप
थोड़ा सा शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है जी। तो मेरे बच्चा ये बात है। और आपको कहाँ कहाँ शेयर करना है, व्हाट्सअप फेसबुक यार, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम, जहां जहां भेज सकते हो वहां वहां, जो आपकी कोचिंग के जो भी आपके ग्रुप हो, जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप हो, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल के ग्रुप हो, सभी के पास इसको वीडियो को शेयर करके तैयार होती है उस पिवोट टेबल का आप चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो, यानी उसका ग्राफ भी तैयार कर सकते हो, उसका ग्राफ भी आप बना के बता सकते हो कि भैया किस डिपार्टमेंट के अंदर आपने कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये भी ग्राफ के अनुसार बनाकर आप इस बात को भी मेरे बच्चा थोड़ा तय कर सकते हो, ठीक है जी। ये आपका पिवोट टेबल से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन थी मेरे बच्चा। अब आपका भैया चलता है और हम बढ़ते हैं हमारे चैट की ओर, और चैट वाला सेक्शन अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चा। क्या चार्ट पढ़ने के लिए आप रेडी हो? चार्ट, चैट नहीं मेरे बच्चा, चार्ट। यस, कमेंट सेक्शन में यस और नो दीजिएगा मेरे भैया। और अगर सेक्शन समझ में आ रहा है तो थंब प्रेजेंट भेजिएगा, और जहां जहां आप भेज सकते हैं एक बार शेयर जरूर कर दीजिए मेरे बच्चा। अच्छा, जिन जिन ने क्लास को शेयर कर दी है वो एक बार मेरे को थंब इंप्रेशन भेजिएगा। सर, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना कामना करते हैं। सभी महानुभावों से निवेदन है कि सर की क्लास बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि सीपीसीटी की मुंडी में छेद करा देते हैं। वाह भाई अनिल भैया, थैंक यू मेरे भैया यहाँ उपस्थित होने के लिए जी। यस सर, बढ़ जाएगा। तो देखिएगा, अच्छा सबसे पहली वाली बात तो आपको देखना है कि बच्चा चार्ट क्या होता है। तो सुनो मेरे दोस्त ध्यान से, आपका कोई बड़ा डेटा है और उस बड़ा डेटा को ग्राफ के फॉर्मेट में प्रदर्शित करना, यानी रेखाओं के फॉर्मेट में या फिर नॉर्मल ग्राफ के फॉर्मेट में प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वहां पर चार्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। और अगर आपसे कभी पूछा जाए चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो चार्ट मेरे बच्चा दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरे भैया सीट चार्ट होता है, और एक हम बोलते हैं जिसे हम एम्बेडेड चार्ट कहते हैं। वैसे इन बातों से कोई हमें लेना देना नहीं है। जिन जहां से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं वहां हम चलने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी सीट के अंदर किसी प्रकार का डेटा नहीं होगा तो मेरे भैया आप कोई चार्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। यदि आपको चार्ट क्रिएट करना है तो पहले आपको वहां पर डेटा रखना ही पड़ेगा, या फिर वहां आपको डेटा लाना ही पड़ेगा, देन उसके बाद आप चार्ट क्रिएट कर पाओगे, अदरवाइज आप चार्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर डेटा मेंशन कर लेता हूँ। सपोज कि मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया है, सपोज 10 ले लिया है, और यहाँ मैं एक दूसरा डेटा लेता हूँ, सपोज कि यहाँ मैंने 25 लिया है। सपोज नेक्स्ट सेल में गया, मैंने ये फोटो लिया है, 41 लिया है, 20 लिया है, ठीक है जी। और इस डेटा को मैं क्या कर लेता हूँ जी, सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। सिलेक्ट करके हम इस चार्ट वाले डायलॉग बॉक्स में गए हैं, और यहाँ हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया है, जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, चार्ट का डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ये रहा हमारा चार्ट का डायलॉग बॉक्स। क्या आपको चार्ट का डायलॉग बॉक्स क्लियरली नजर आ रहा है जी? अगर क्लियरली नजर आ रहा हो तो मेरे को बता दीजिएगा कि यस सर, हमें ये चार्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो क्लियरली नजर आ रहा है। यहाँ जैसे ही आप चार्ट डायलॉग बॉक्स पर जाते हैं मेरे बच्चा, तो यहाँ आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक है हमारा रिकमेंडेड चार्ट, और दूसरा ऑप्शन हमें देखने को मिलता है ऑल चार्ट। देखिएगा, एक तो होते हैं आपके चार्ट के टेम्पलेट चार्ट, एक चार्ट मतलब कि आप खुद ही क्रिएट कर रहा हो, वो होता है रिकमेंडेड चार्ट। और एक होते हैं चार्ट के टेम्पलेट जो पहले से बने हुए हमें नजर आते हैं। और अगर हम बात करें हमारे वर्जन 2016 के अंदर, 2016 के अंदर अगर हम बात करें तो मेरे बच्चा हमें 15 प्रकार के चार्ट के टेम्पलेट देखने को मिलते हैं। कितने टेम्पलेट होते हैं? अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बता भाई आपको कितने प्रकार के चार्ट के टेम्पलेट मिलते हैं 2016 के अंदर, तो आपको 15 चार्ट के टेम्पलेट देखने को मिलते हैं, जैसे कि लाइन कॉलन चार्ट, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, सनवास, हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड विस्कर, वाटरफॉल और कॉम्बो चार्ट। अरे मेरे भैया, एक एक चार्ट यहाँ पर रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम, सीपीसीटी का एग्जाम आपको क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन चार्ट का प्रकार नहीं है, या फिर इनमें से कौन चार्ट का प्रकार है। क्या पूछता है आपसे? ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन चार्ट का टाइप नहीं है, या फिर निम्न में से कौन चार्ट का टाइप है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो जी आपको एक एक प्रकार वहां पर याद करना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसमें से ये चार्ट का प्रकार है या फिर मेरे बच्चा ये चार्ट का प्रकार नहीं है। तो आ जाएगा सर, मूव करते हैं अगली वाली बात को और देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आपके चार्ट का सबसे पहला प्रकार लिखा हुआ है, देखो ये कॉलम चार्ट लिखा हुआ है। सबसे पहला पार्ट है, देखो कॉलम चार्ट है, उसके बाद लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट है। देन उसके बाद मिलता है रडार चार्ट, ट्री मैप चार्ट, और उसके बाद होता है सनवस चार्ट, हिस्टोग्राम चार्ट, और अगला है बॉक्स एंड विस्कर,
वाटरफॉल और कॉम्बो चार्ट, इतने प्रकार के चार्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा हमें याद रखना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर कितने चार्ट देखने को मिलते हैं, यहाँ आपको 2 प्रकार के चार्ट यहाँ 15 प्रकार के चार्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। अब आपको यहाँ 1 बाई 1 करके, क्या वाली बात है मेरे बच्चा, यहाँ आपको 1 बाई 1 करके एक्चुअली क्या है, यानी 1 बाई 1 आपको सारे चार्ट के, वो देखो एक्चुअली मैं पढ़ाने को तो आपको 2 प्रकार से पढ़ा सकता हूँ, इन्हें चार्ट को क्रिएट करके भी बता सकता हूँ, इन्हें चार्ट को बना के भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं है मेरे बच्चा, क्योंकि एक बार फिर बच्चा मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वहां पर एक्सेल की सीट दी जाएगी, ताकि आपको वहां पूछा जाए या फिर वहां आपको बनाने को दिया जाए कि लो भैया आप ये चार्ट बनाकर हमें समझा दीजिएगा, या फिर आप ये चार्ट बना दीजिएगा और क्रिएट करके बता दीजिएगा कि कॉलम चार्ट कैसे बनता है। तो जी मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको इनकी नॉलेज होना चाहिए कि चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, यानी कौन सा चार्ट कब बन के तैयार होता है, यानी किस चार्ट का क्या मीनिंग होता है, या फिर किस चार्ट के कितने प्रकार होते हैं, ये मीनिंग आपको इसका याद रखना है। तो आ जाएगा मेरे भैया, सबसे पहले हम बात करना स्टार्ट करते हैं, वो बात है मेरे भैया हमारी किस चार्ट के ऊपर, ये बात है हमारा कॉलम चार्ट के ऊपर। सबसे पहले आते हैं कॉलम चार्ट पर, और कॉलम चार्ट को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कॉलम चार्ट क्या होता है और क्या नहीं होता है। आ जाएगा मेरे भैया, कॉलम चार्ट देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये लिखा है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट से रिलेटेड आपको एक ही, देखो पेन और पेपर उठाइएगा और पेन और पेपर से पढ़ना स्टार्ट करेगा, जो आपका भाई पढ़ा है उस चीज को पढ़ना स्टार्ट करेगा पेन और पेपर की मदद से। आ जाएगा मेरा बच्चा, सबसे पहले लिखिएगा कॉलम चार्ट, और कॉलम चार्ट से रिलेटेड एक ही बात याद रखना है, वो है हमारा कंपैरिजन। यदि कहीं पर कंपैरिजन किया जा रहा है किसी प्रोडक्ट का, कोई आपका प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का कंपैरिजन किया जा रहा है, और आप एक अच्छी तरह से जानते हो कभी भी एक प्रोडक्ट का कंपैरिजन नहीं होता है, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का कंपैरिजन किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई एक इंसान है तो क्या एक इंसान से दूसरे इंसान का कंपैरिजन हो जाएगा? जी नहीं होने वाला है। किसी दूसरे इंसान का कोई और दूसरा इंसान अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके वहां पर कंपैरिजन होता है। तो कॉलम चार्ट कब आता है? जब कंपेयर किया जाता है, जब कंपैरिजन किया जाता है। अगर क्वेश्चन के अंदर कंपैरिजन वर्ड लिखा है तो वहां आंसर के तौर पर क्या देना है आपको? जी मेरे बच्चा, वहां कॉलम चार्ट आपको आंसर के तौर पर देना है। ठीक है जी, पहली वाली बात ये है। और अगर कभी आपसे बोला जाए कि बता भाई इनमें से कौन कॉलम चार्ट का प्रकार नहीं होता है, या फिर इनमें से कौन सा कॉलम चार्ट का प्रकार होता है, तो आ जाएगा मेरे भैया, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कॉलम चार्ट का जो टाइप है वो है क्लस्टर्ड कॉलम। अगला यहाँ कॉलम चार्ट का टाइप हमें देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं जी, यहाँ लिखा है स्टक्ड कॉलम। देखिएगा क्लस्टर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है और स्टक्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से समझने की कोशिश करेगा। यहाँ स्टक्ड वर्ड का मीनिंग ये है मेरे बच्चा, स्टक्ड वर्ड का मीनिंग ये होता है कि आपका स्टक्ड वर्ड का मीनिंग मेरे भैया ये है कि आपका 2 या 2 से अधिक कॉलम को एक साथ इकट्ठा कर दें। क्लस्टर्ड वर्ड, देखो एक वर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, और डिस्ट्रीब्यूटेड का अपोजिट होता है क्लस्टर्ड, और कौन सा होता है? आपका कॉलम होता है। जैसे कि देखो नोटिस करिएगा आप, थोड़ा सा मैं आपको नोटिस करवाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ समझिएगा। देखिएगा जैसे हम यहाँ बात करें तो मैंने किस पर क्लिक करा है? यहाँ कॉलम पर क्लिक करा है। तो कॉलम का जरा सेक्शन क्या होता है, देखो इस प्रकार से कॉलम वाला दिखाई दे रहा है। जैसे कि सपोज मेरे हिसाब से शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हुआ, तो यहाँ मैं कर लेता हूँ इधर, तो देखिएगा यहाँ आपको ये सेक्शन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये क्या है? क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड का मतलब क्या है? 2 या 2 से अधिक कॉलम एक साथ इकट्ठे तो हैं, लेकिन एक के साथ दूसरा, एक का साथ दूसरा कंबाइन नहीं है, वो है क्लस्टर्ड कॉलम। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पर स्टक्ड कॉलम लेता हूं, तो स्टक्ड कॉलम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा स्टक्ड कॉलम के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सारा सेक्शन क्या है? मिक्स्ड है। दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर जो सारा सेक्शन क्या है वो मिक्स्ड है, यानी यहाँ किसी प्रकार की कोई चेंजेस सेक्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो हमारा चार्ट का टाइप आता है वो है 100% स्टक्ड आता है मेरे बच्चा। उसके बाद कॉलम चार्ट है 3D स्टक्ड कॉलम आता है, और हमें देखने को मिलता है 3D स्टक्ड, और एक मिलता है, देखो यहाँ एक मिलता है, पहला जो था 3D क्लस्टर्ड कॉलम, अगला इसका टाइप होता है 3D स्टक्ड कॉलम, अगला इसका टाइप है मेरे बच्चा वो है 3D 100% स्टक्ड कॉलम, और अगला हमें यहाँ टाइप को देखने को मिलता है क्लस्टर्ड कॉलम मेरे बच्चा, सॉरी 3D कॉलम। मेरे भैया यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कई बार आपको इसके टाइप पूछे जा सकते हैं कि बता भैया इनमें से कौन कॉलम चार्ट का टाइप नहीं है, या फिर कौन कॉलम चार्ट का टाइप है। तो इस बात को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, और इस बात पर थोड़ा मेरा बच्चा फोकस करेगा। ठीक है जी, आपको सिंपल लैंग्वेज में इतनी बात याद रखनी है। और देखिएगा आपके जितने भी चार्ट के प्रकार हैं, चार्ट हैं,
उनमें से कुछ चार्ट के टाइप जो हैं वो कभी भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ जो टाइप है वो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। जो टाइप हैं वो पूछे जा सकते हैं वो बच्चा मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी बताता जाऊंगा, और आप पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और यहाँ पर सारी चीजें लिखते जाइएगा मेरे बच्चा। ठीक है, बढ़ते हैं मेरे भैया और समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन सेक्शन, अगला जो चार्ट है वो है मेरे बच्चा लाइन चार्ट। देखिएगा अगर आपको लाइन चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यदि आपको लाइन चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मेरे बच्चा यहाँ आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। वो बात यहाँ पर ये है कि एक है ट्रेंड वर्ड। अगर यहाँ कहीं क्वेश्चन के अंदर ट्रेंड वर्ड दिख रहा है तो समझ जाएगा कि आप यहाँ पर मेरे भैया लाइन चार्ट आंसर होने वाला है। और लाइन चार्ट के आपको आंसर थोड़े से याद रखने हैं। एक होता है आपका लाइन चार्ट होता है जी, सिंपल समझ गए 100%, ये याद रखना है आपका लाइन चार्ट विद मार्कर। एक होता है लाइन चार्ट और एक होता है लाइन चार्ट विद मार्कर। अगर और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बता भैया लाइन चार्ट विद मार्कर या फिर लाइन चार्ट क्या होता है। तो लाइन चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आया तो वहां पर ओनली ट्रेंड दिखाया जाएगा एक लाइन के अनुसार। और अगर आपसे मेरे बच्चा लाइन चार्ट के साथ में विद मार्कर वर्ड आ गया, मार्कर का मतलब होता है छोटे छोटे पॉइंट्स को। देखो जैसे कि ये छोटे छोटे पॉइंट लगे हुए हैं, इन्हें हम मार्कर कहते हैं। देखो ये लगे हुए हैं छोटे छोटे पॉइंट जो लगे हैं, इन्हें मार्कर कहा जाता है। अच्छा जी, मार्कर अगर यहाँ पर ऐड है तो यहाँ कैटेगरी बन जाती है। कैटेगरी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी का ट्रेंड यहाँ तक है, फिर एक पर्टिकुलर कैटेगरी का ट्रेंड यहाँ तक है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी का ट्रेंड यहाँ तक है, या फिर एक पर्टिकुलर कैटेगरी का ट्रेंड यहां तक है। मतलब अगर विदाउट मार्कर हुआ तो सारा सेक्शन कंबाइन है, अलग अलग कोई कैटेगरी नहीं है। और अगर विद मार्कर हुआ तो मेरे बच्चा यहाँ कैटेगरी बना दी जाती है, यानी यहाँ अलग अलग कैटेगरी मेंशन होती हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। लाइन चार्ट एक है हमारा लाइन चार्ट और दूसरा है लाइन चार्ट विद मार्कर। दोनों वर्ड्स आपको क्या कर रखने मेरे बच्चा यहाँ पर याद रखने हैं, इस बात को थोड़ा फोकस करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट से रिलेटेड एक ही बात याद रखनी है मेरे बच्चा, वो ये है। अच्छा जी, सिंपल सी लैंग्वेज में आंसर बताइएगा कि आपको सेक्शन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक एक चीज, अगर मेरे भैया सेक्शन समझ में आ रहा है और तो मेरे बच्चा थोड़ा शेयर कर दीजिएगा यार। अगर लाइक नहीं किया है तो देखिएगा 50 लोग देख रहे हैं और यहाँ 36 ही लाइक है। तो थोड़ा सेक्शन को लाइक कर दो मेरे बच्चा, सेशन को लाइक कर दो, जहां जहां लाइक कर सकते हो तो मेरे बच्चा थोड़ा लाइक कर दीजिएगा यार, उससे भी हमारा मनोबल बढ़ेगा आपको आगे एग्जाम में, सॉरी हमारी क्लासेस को अटेंड करने में। ठीक है जी, आ जाएगा। देखते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट से एक वर्ड याद रखना है, वो है हमारा स्लाइस वर्ड। अगर क्वेश्चन के अंदर आप देखिएगा, मैं आपको ओनली एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं, आपको वो सारा ज्ञान नहीं दे रहा हूं मेरे बच्चा जिससे आप अपना कंफ्यूजन क्रिएट करो या फिर एग्जाम टाइम पर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो। मैं आपको ओनली वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूं। और मेरे भैया विश्वास करिए, अगर आप ये जो मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूं, अगर ये वर्ड्स आप प्रत्येक चार्ट के बारे में ध्यान में रख लेते हो तो यहां से एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, आ जाएगा भाई। बढ़ते हैं यहाँ, तो लिखा हुआ है क्या, सिंपल सी बात स्लाइस। अगर पाई चार्ट से आपको लाइव यहाँ सेक्शन याद रखना है तो उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, स्लाइस कहते हैं। और अगर आपको स्लाइस क्वेश्चन में ना दिखे तो जो आपकी डेटा सीरीज एक वर्ड होता है, डेटा सीरीज, आप क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि सर ये डेटा सीरीज क्या होता है। तो जो रो के फॉर्मेट में आपको डेटा दिया जाता है या फिर जो कॉलम के फॉर्मेट में आपको डेटा दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा सीरीज कहते हैं। और एक डेटा सीरीज के अलग अलग चार्ट बनाए जाते हैं। अगर आपसे ऐसे बोला, देखो अभी मैंने कॉलम चार्ट पढ़ा है उसमें एक साथ डेटा सीरीज एक साथ यूज होती है, अभी मैंने लाइन चार्ट पढ़ा है उसमें एक साथ डेटा सीरीज एक साथ यूज होती है। यानी आगे मैं जो 15 के 15 जितने भी चार्ट पढ़ाऊंगा उनमें से एक चार्ट को छोड़कर, पाई चार्ट को छोड़कर सभी डेटा सीरीज को एक साथ यूज किया जाएगा, यानी एक साथ रखा जाएगा। लेकिन हमारा एकमात्र चार्ट ऐसा है पाई चार्ट जो डेटा सीरीज की अलग अलग सीरीज का अलग अलग चार्ट बनाता है। जैसे एक कॉलम होगा तो उसका अलग चार्ट बनेगा, दूसरा कॉलम होगा उसका अलग चार्ट बनेगा। तो इसे हम बोलते हैं डेटा सीरीज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने वाला जो चार्ट होता है उसे पाई चार्ट कहते हैं। या फिर किसी स्लाइस में या फिर एक से अधिक सीरीज को अलग अलग स्लाइस में डिवाइड करने के लिए मेरे बच्चा पाई चार्ट का प्रयोग किया जाता है।
और आपको पाई चार्ट के टाइप से रिलेटेड एक ही बात याद रखनी है, जो डोनट चार्ट होता है मेरे बच्चा, वो पाई चार्ट का ही प्रकार होता है। और सीपीसीटी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बताइएगा मेरे भैया डोनट चार्ट किसका प्रकार होता है। तो डोनट चार्ट जो है मेरे भैया वो पाई चार्ट का ही प्रकार होता है। तो देखिएगा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा डोनट चार्ट, और डोनट चार्ट इस प्रकार का दिखाई देता है। देखिएगा अभी मैं पाई चार्ट पर क्लिक करता हूं तो पाई चार्ट जो है हमारा इस प्रकार का दिखाई देता है, यानी आपकी एक सीरीज का अलग अलग, एक सीरीज का अलग अलग, देखो यहाँ स्लाइस की बात करें तो देखो एक ये स्लाइस अलग है, ये स्लाइस अलग है, ये स्लाइस अलग है, ये स्लाइस अलग है जी, और एक स्लाइस अलग है। यहाँ पर कितनी स्लाइस है, 1 2 3 4 5, यानी 5 स्लाइस यहाँ मौजूद है। 5 स्लाइस यहाँ क्यों है, क्योंकि एक कॉलम या फिर एक रो में 5 वैल्यू यहाँ मौजूद है, और 5 वैल्यू के आधार पर उन्होंने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ 5 स्लाइस मेरे बच्चा यहाँ पर मौजूद है। और मेरे भैया ये क्लास तब तक चलेगी जब तक कि आपके चार्ट कंप्लीटली नहीं हो जाते हैं, चाहे ये 1.5 घंटे की क्लास क्यों ना हो, बस यहाँ पर टिके रहेगा और मेरे बच्चा बस पढ़ते रहेगा और भाई का थोड़ा सहयोग करते रहेगा, क्लास को थोड़ा शेयर करते रहेगा। देखिए आ जाएगा स्लाइस है। अब ये स्लाइस क्या है, आपके एक सर्किल के फॉर्मेट में अलग अलग पार्ट में स्लाइस डिवाइडेड दिखाई दे रही है। अगर हम डोनट चार्ट की ओर देखें, डोनट चार्ट में स्लाइस तो हैं लेकिन एक पर्टिकुलर सर्किल के अंदर एक साथ स्लाइस दिखाई देती हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा कि भैया अकेला पाई चार्ट कब यूज होता है और मेरे भैया डोनट चार्ट कब यूज होता है, लेकिन स्लाइस वर्ड दोनों में होगा। पाई चार्ट में भी स्लाइस होने वाला है और डोनट चार्ट में भी स्लाइस होने वाला है, क्योंकि डोनट चार्ट जो है वो पाई चार्ट का ही टाइप होता है। और सीपीसीटी से क्वेश्चन यहीं से पूछा है आपके डोनट चार्ट से, इस बात को मेरा बच्चा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और यहाँ होने को तो टाइप क्या होता है, 3D पाई होता है, अगला आपका पाई ऑफ पाई होता है, 12 पाई होता है, यानी एक पर्टिकुलर पाई ऑफ पाई का मतलब क्या होता है, किसी एक स्लाइस से पाई बना लेना। ठीक है, पाई ऑफ पाई का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पाई ऑफ पाई का मीनिंग क्या होता है। देखो पाई ऑफ पाई का मीनिंग ये है कि आपकी एक स्लाइस का एक दूसरा पाई चार्ट बना देना। और 12 पाई का मीनिंग क्या होता है जी, एक जो आपका पाई चार्ट है जिसकी एक स्लाइस है और इस एक स्लाइस का एक से अधिक और बार चार्ट क्रिएट कर देना, बार ऑफ पाई कहलाता है। ठीक है जी, बस ऐसे ही भैया यहाँ पर शेयर करते रहेगा और मेरे बच्चा एक एक सेक्शन यहाँ आपका भैया प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करेगा। आ जाएगा भैया, ये था पूरा का पूरा आपका पाई चार्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आगे आपका भैया आता है और बार चार्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपका भैया आपको बताने की कोशिश करता है। यहाँ देखिएगा सिंपल सी लैंग्वेज में आपका भैया ये बोलना चाहता है, जैसे कि मैंने अभी हाल ही में आपको कॉलन चार्ट पढ़ाया था, कॉलन चार्ट से रिलेटेड वर्ड था हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन था ना, कंपैरिजन वर्ड जो था वो क्या था, हमारा कॉलन चार्ट से रिलेटेड था। मेरे भैया जो हमारा बार चार्ट होता है वह भी एक कंपैरिजन ही कार्य करता है, कंपैरिजन के आधार पर ही चलता है। लेकिन मेरे बच्चा यहाँ कंपैरिजन क्या होता है, मल्टीपल कंपैरिजन याद रखना है। ये वर्ड्स याद रखते जाएगा मेरे भैया, अगर ये वर्ड्स आप याद रख लोगे तो आपको आपके एग्जाम में बहुत सहूलियत होने वाली है। देखिएगा कॉलन चार्ट जो है वो कंपैरिजन करता है, जबकि बार चार्ट जो है वो मल्टीपल कंपैरिजन करने का कार्य करता है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। रही बात आपके बार चार्ट के टाइप के बारे में, तो यहाँ बार चार्ट का टाइप कोई खास है नहीं, यहाँ से कभी बार चार्ट के टाइप से आपको क्वेश्चन बनेगा नहीं। अगर चाहो तो आप याद कर लीजिएगा, एक होता है आपका यहाँ बार चार्ट से टाइप का क्वेश्चन आपको बनने वाला नहीं है। आ जाएगा मेरा बच्चा, बात करते हैं हम एरिया चार्ट के बारे में। देखिएगा जिसके टाइप से क्वेश्चन बनेगा उसका टाइप मैं आपको बता दूंगा, इस चार्ट के टाइप से आपका क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। और जहां से क्वेश्चन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आपके भैया का एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि आपका भैया आपको ज्यादा से ज्यादा वो इंफॉर्मेशन दे पाए जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। फालतू की इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं देना चाहते हैं। आ जाएगा सर, देखिएगा यहाँ हमारा जो टाइप है सबसे पहले एरिया चार्ट है। एरिया चार्ट से रिलेटेड मेरे बच्चा बात आपको ये याद रखनी है, जैसे कि अभी हाल ही में मैंने आपको लाइन चार्ट पढ़ाया था। लाइन चार्ट से रिलेटेड वर्ड ये था कि ट्रेंड दिखाने के लिए, जो हमारा ट्रेंड होता है इसे शो कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं मेरे भैया, लाइन चार्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, ट्रेंड दिखाने के लिए लाइन चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, लेकिन मेरे भैया समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन मेरे भैया अगर वहां आपके क्वेश्चंस के अंदर ट्रेंड अकेला दिया है, ट्रेंड अकेला दिया है तो वहां आंसर क्या होगा, लाइन चार्ट आंसर होगा। और मेरे बच्चा अगर वहां पर एक एरिया के अनुसार ट्रेंड दिया है कि कोई एक देखो ट्रेंड है,
ट्रेंड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जैसे आजकल भैया हमारा ट्रेंड नहीं चल रहा है, कम चल रहा है, क्योंकि हमने रेगुलर क्लासेस नहीं ली हैं, आजकल सीपीसीटी के मामले में अपना ट्रेंड थोड़ा कम चल रहा है, ठीक है जी। और अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारा ट्रेंड हर जगह कम चल रहा होगा, या फिर कहीं कहाँ, हाँ कभी कहीं कहीं हमारा ट्रेंड भी कम होगा, कहीं पर हमारा ट्रेंड ज्यादा भी होगा, किसी शहर में कम हो सकता है, किसी शहर में ज्यादा हो सकता है। अगर अकेला ट्रेंड वर्ड है तो लाइन चार्ट, और अगर एरिया के अनुसार ट्रेंड है कि भैया शिवपुरी में हमारा ट्रेंड है, या फिर कहीं सपोज ग्वालियर में हमारा ट्रेंड कम हो, सपोज इंदौर में हमारा ट्रेंड कम हो, शायद शिवपुरी में हमारा ट्रेंड ज्यादा हो, तो एक एरिया के अनुसार जो ट्रेंड दिखाया जाता है वो किस चार्ट के दिखाया जाता है मेरे बच्चा, वो एरिया नाम भी समझ में आ रहा है, एरिया के अनुसार ट्रेंड दिखाना मेरे भैया एरिया चार्ट के अंतर्गत आता है। और इस एरिया चार्ट को आप थोड़ा सा याद रखिएगा मेरे बच्चा, ठीक है जी। बात करते हैं नेक्स्ट चार्ट की ओर। नेक्स्ट जो चार्ट हमारा एरिया चार्ट का, ये स्टक्ड एरिया चार्ट, ये टाइप होते हैं। एक है आपका 3D 100% स्टक्ड एरिया चार्ट, अगला है 3D एरिया चार्ट, अगला होता है हमारा 3D स्टक्ड एरिया चार्ट, और एक होता है हमारा 3D 100% स्टक्ड एरिया चार्ट। यानी यहाँ पर एरिया चार्ट के टाइप याद करने की कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है जी। क्विज सेशन पर ट्रेंड काफी चल रहा है जी, बिल्कुल क्विज सेशन पर ट्रेंड चल रहा है जी, बिल्कुल करेक्ट, हम मानते हैं कि क्विज सेशन पर ट्रेंड चल रहा है जी, बिल्कुल ट्रेंड चल रहा है, आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं एक्स वाई स्कैटर चार्ट। मेरे भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ देखो जिसका मैं बोल दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो मेरे बच्चा 100 नहीं, दुनिया में जितने परसेंटेज होते हैं वहां से क्वेश्चन बनने ही बनने वाला है, यानी वहां से प्रश्न बन ही जाएगा आपका, ठीक है जी। तो हम सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करते हैं जी, आ जाएगा स्कैटर चार्ट। सबसे पहली वाली बात तो ये है कि स्कैटर चार्ट का पूरा नाम जो होता है एक्स वाई स्कैटर चार्ट होता है, ठीक है, सबसे पहली बात। और एक्स वाई स्कैटर चार्ट करता क्या है, कब यूज होता है, तो देखिएगा। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले कॉलम पढ़ाया तो इसका मतलब होता है कंपैरिजन। उसके बाद मेरे बच्चा मैंने आपको बार पढ़ाया, उसका मीनिंग था क्या है, मल्टीपल कंपैरिजन था जी। उसके बाद स्कैटर चार्ट पढ़ाते हैं तो यहाँ पर होता है टाइम एंड कैटेगरी के आधार पर, टाइम एंड कैटेगरीज के आधार पर कंपैरिजन। देखिएगा, अकेला कंपैरिजन आए तो आपको कॉलम चार्ट टिक करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट का कंपैरिजन आए तो आपको बार चार्ट टिक करना है, और अगर आपको टाइम एंड कैटेगरी के आधार पर कंपैरिजन दिया जाए, क्या बात याद रखनी है मेरा बच्चा, अरे मेरे शेर और शेरनियाओ, आपका भैया उपस्थितता, और आपको मेरे भैया एक एक चीज क्लियर समझ में आएगी, और आप सीपीसीटी की मुंडी में छेद भी करोगे। ये है हमारा डायलॉग, थोड़ा सा यार उस लेवल से नहीं आया है जिस लेवल से पहले आता था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा आ जाएगा। एक्स वाई स्कैटर, तो एक्स वाई स्कैटर क्या करता है, टाइम एंड कैटेगरी के आधार पर, जो टाइम होता है और जो कैटेगरी के आधार कैटेगरी होती है, उस आधार पर जो ट्रेंड दिखा, सॉरी जो आपका कंपैरिजन करते हैं, वहां क्या कहलाता है, एक्स वाई स्कैटर चार्ट कहलाता है। यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आप बोले कि आपके छोटे छोटे पॉइंट के आधार पर, मल्टीपल टाइम एंड कैटेगरी के आधार पर कंपैरिजन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चा, एक्स वाई स्कैटर कहता है। और अगर यही पॉइंट के आधार को छोड़कर छोटे छोटे सर्किल के आधार पर, टाइम एंड कैटेगरी के आधार पर कंपैरिजन किया जाए तो वहां कौन सा चार्ट आ जाता है मेरे बच्चा, बबल चार्ट आ जाता है। और यही बात आपको याद रखना है, आपकी सीपीसीटी एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा बबल चार्ट किसके अंतर्गत आता है, तो एक्स वाई स्कैटर के अंतर्गत आता है। या फिर आपसे ऐसे पूछा जाए कि छोटे छोटे बबल्स के आधार पर आप अगर टाइम एंड कैटेगरी के आधार पर कंपैरिजन करते हो, टाइम एंड कैटेगरी के आधार पर कंपैरिजन करते हो, तो वहां कौन सा चार्ट होता है जी बच्चा, वहां बबल चार्ट आपको देखने को मिलता है, और बबल चार्ट एक्स वाई स्कैटर के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। और एक्स वाई स्कैटर के अंतर्गत आपको एक और देखना है, यहाँ लिखा है कि स्मूथ लाइन एंड मार्कर भी होता है, स्कैटर विद स्मूथ लाइंस होती है एंड मार्कर होती है, फिर या फिर इसका स्कैटर स्मूथ लाइन होती है। इसके आपको टाइप याद रखना पड़ेगा, क्या टाइप याद रखना पड़ेगा, एक होता है एक्स वाई स्कैटर, एक होता है एक्स वाई स्कैटर स्मूथ लाइन एंड मार्कर होता है, और अगला यहाँ होता है स्ट्रीट लाइन, एक्स वाई स्कैटर स्ट्रीट लाइन एंड मार्कर होता है। और अगला यहाँ जो टाइप हमें देखने को मिलता है वो है एक्स वाई स्कैटर स्ट्रीट लाइन, और अगला टाइप देखने को मिलता है वो है मेरे बच्चा बबल टाइप चार्ट, और अगला चार्ट यहाँ देखने को मिलता है वो है 3D बबल चार्ट। मेरे भैया आपको एक्स वाई स्कैटर चार्ट के टाइप याद रखने पड़ेंगे, अगर याद रख लोगे तो मेरे बच्चा फायदे में रहोगे, याद नहीं रखोगे तो घाटा आपका ही होने वाला है। आ जाएगा नेक्स्ट चार्ट की ओर देखते हैं, और अगला चार्ट यहाँ लिखा हुआ स्टॉक चार्ट, देखिएगा मेरे भैया स्टॉक चार्ट से रिलेटेड आपको ये कि देखो, अगर आपने नोटिस करा हो स्टॉक मार्केट के अंदर सेंसेक्स निफ्टी का ऊपर नीचे जाना, आपने अगर मार्केट का देखा भी नहीं हो तो आपने शायद सुना होगा इस निफ्टी का ऊपर जाना, सेंसेक्स का नीचे जाना, ये सेक्शन अगर आपने सुना हो मेरे बच्चा, सुना है क्या,
आप भी जी कमेंट सेक्शन के अंदर सुनिएगा, बताइएगा कि आपने वहां मूवी के अंदर शेयर मार्केट के बारे में सुना हो, प्राइस ऊपर जाता है, शेयर मार्केट का प्राइस नीचे जाता है, कितने पर वो क्लोज हो रहा है, कितने पर ओपन हो रहा है, निफ्टी कितना था कितने पर क्लोज हुआ, सेंसेक्स कितना था कितने पर कम हुआ। तो ये शेयर मार्केट के बारे में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहा है तो वहां चार्ट कौन सा होगा जी, वहां स्टॉक चार्ट आपका। देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चा, इनके अगर आप इन्हें बुक में पढ़ने की कोशिश करोगे तो कहीं से कहीं तक ही आपको पल्ले नहीं पड़ने वाले हैं। अगर आपको इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या पर आप इन्हें समझना चाहते हो तो मेरे बच्चा ये नॉर्मल नॉर्मल सी बातें याद रखिएगा जो आपका भैया आपको बताता जा रहा है, ठीक है जी। तो सेंसेक्स जो होता है हमारा, निफ्टी जो होता है, वहां अगर क्वेश्चंस के अंदर मेंशन है तो समझ जाएगा कि वहां कौन सा चार्ट आंसर होगा जी, वहां स्टॉक चार्ट आंसर होने वाला है। और इसके टाइप के बारे में बात करें तो हाई लो क्लोज होता है, मतलब जो आपका सेंसेक्स निफ्टी है वो कब क्लोज हुआ है, हाई लो पर क्लोज हुआ है, या फिर ओपन हाई लो क्लोज होता है, या फिर यहाँ पर देखने को मिलता है अपना वॉल्यूम हाई लो क्लोज होता है। और अगला टाइप यहाँ देखने को मिलता है ओपन वॉल्यूम ओपन हाई लो क्लोज। देखो एक होता है ओपन हाई लो क्लोज, एक होता है ओपन, एक होता है हाई लो क्लोज, एक होता है मेरे बच्चा ओपन हाई लो क्लोज, एक होता है आपका वॉल्यूम हाई लो क्लोज, और एक होता है वॉल्यूम ओपन हाई लो क्लोज। यानी ये चार प्रकार होते हैं आपके स्टॉक चार्ट के। सिंपल सी वाली बात याद रखना है। आ जाइए भैया सरफेस चार्ट के बारे में बात करते हैं। सरफेस चार्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि सरफेस चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जो क्या करता है, आपके सरफेस यानी आपकी जो दो सीरीज होती हैं या फिर आपके दो कॉलम हैं या फिर आपकी दो रो हैं, उनको एज अ सरफेस के फॉर्मेट में प्रदर्शित करने का कार्य करता है। सरफेस का सिंपल सा मतलब होता है सर, वो है सरफेस का मीनिंग क्या है, या फिर आपने एक चीज नोटिस करा, सरफेस चार्ट का मीनिंग ये होता है, जैसे तुमने देखा होगा कि ब्लॉगर जो होते हैं, ब्लॉगर जो होते हैं, ब्लॉगर आपको एक जैसे कि YouTube चैनल पर ही बहुत से टीचर्स या फिर बहुत से इंफॉर्मेशनल जो वीडियो बनाते हैं वो वहाँ आपको थंबनेल में इतनी तगड़ा टाइटल देते हैं जिससे बच्चा वहां क्लिक करने को मजबूर हो जाता है कि भैया 30 में से 30 कैसे लाएं, एक ट्रिक सिंपल सी यूज करेगा और 30 में से 30 मार्क्स लाएगा। ऐसे कभी कभार थंबनेल बन जाती है। या फिर आपने कभी कभार नोटिस देखा होगा कटरीना कैफ का तलाक, या फिर सलमान खान ने कर ली शादी, या फिर आप कभी सीरियल देखते हो, सीरियल सीरियल देखते हो मेरे भैया तो लास्ट एपिसोड, या फिर आप वेब सीरीज देखते हो, ठीक है, वेब सीरीज देखते हो तो वहां लास्ट एपिसोड में एक ऐसा सस्पेंस छोड़ के जाते हैं ना वो भैया, एक ऐसा सस्पेंस छोड़ के जाते हैं कि अगले डेट का जो सीरियल आने वाला है जी, एपिसोड आने वाला है, उसका पहले ही वेट करना बैठ जाते हैं कि भैया पहले खाना माना पहले ही तैयार हो जाएगा, सारे काम काज करके पहले ही रेडी हो जाएगा बंदा, लेकिन वो एपिसोड नहीं छोड़ेगा। तो वो, और आपने अगर न्यूज़पेपर के अंदर देखा हो तो हेडलाइन ऐसी लेकर आते हैं जिससे बंदा न्यूज को सुनने में के लिए मजबूर ही हो जाता है। तो वो सारी चीजें निकाल कर लाने का जो काम होता है वो सरफेस चार्ट का काम होता है, यानी मसालेदार चीजें निकाल कर लाना है। आपका जो डेटा है उसमें से मसालेदार डेटा है, यानी कौन सा डेटा जो है आपका यूजेबल डेटा है या फिर कौन सा मसालेदार डेटा है, उसको लेकर आने का जो कार्य होता है, ठीक है जी, वो है आपका कौन सा सरफेस चार्ट के अंतर्गत वो सेक्शन आता है। और सरफेस चार्ट के टाइप देखा तो 3D सरफेस होता है, एक आपका फायर फ्रेम सर्किट होता है, ठीक है जी, सरफेस होता है, कॉन्टूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चा। अगर आपसे पूछा जाए बताओ भाई कॉन्टूर चार्ट किसके अंतर्गत आता है, तो आपको बताना पड़ेगा भैया सरफेस चार्ट के अंतर्गत आने वाला चार्ट जो है उसे हम कॉन्टूर चार्ट कहते हैं, यानी कॉन्टूर चार्ट जो है वो सरफेस चार्ट के अंतर्गत ही आता है। इस बात को थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए, ठीक है जी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट की ओर, रडार चार्ट देखिएगा। रडार चार्ट से रिलेटेड सिंपल सी वाली बात याद रखनी है कि नहीं, देखोगे जैसे इससे रडार, रडार से इस सिंपल सी लैंग्वेज में समझ आएगा रहेगा रडार। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर रडार चार्ट हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा दिख रहा है आपको। सिंपल क्या याद रखना है, रडार का मतलब क्या होता है, एक आपका सेंटर पॉइंट है, एक सेंटर पॉइंट, ठीक है जी, सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर पॉइंट को अगले 3 पॉइंट से कंपेयर करने के लिए, 3 या 3 से अधिक पॉइंट से कंपेयर करने के लिए, जो हमारा एक सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट का 3 या 3 से अधिक पॉइंट के साथ कंपेयर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ मेरे भैया रडार चार्ट का प्रयोग किया जाता है। क्या बात याद रखनी है मेरे बच्चा, यानी तीन, एक सेंटर पॉइंट का 3 या 3 से अधिक बिंदुओं के साथ कंपेरिजन। देखो कंपेरिजन कहाँ कहाँ हो गया, कॉलम चार्ट में हमने कंपेरिजन देखा, बार चार्ट में हमने मल्टीपल प्रोडक्ट का कंपेरिजन देखा, एक्स वाई स्कैटर चार्ट में हमने टाइम एंड कैटेगरी के आधार पर कंपेरिजन देखा, लेकिन यहाँ रडार चार्ट के अंदर हम किसी सेंटर पॉइंट का 3 या 3 से अधिक बिंदुओं के साथ
कंपैरिजन करते हैं तो वहां क्या कहलाता है मेरे बच्चा, रडार चार्ट कहलाता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है जी। और रडार चार्ट की अगर टाइप कभी पूछ ले तो ये होता है आपका रडार चार्ट होता है, अगला रडार चार्ट विथ मार्कर होता है, और अगला होता है मेरे भैया फील्ड रडार होता है। इस बात को थोड़ा, यानी तीन प्रकार होते हैं, एक होता है रडार, एक रडार विथ मार्कर होता है, और एक होता है फील्ड रडार, यहाँ आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। अगला यहाँ चार्ट है वो है हमारा ट्री मैप चार्ट। ट्री मैप चार्ट से रिलेटेड सिंपल सी बात याद करनी है, डेटा का व्यू यानी ट्री मैप, यानी आपका जो डेटा होता है डेटा का व्यू देने के लिए। जैसे कि आपका सीपीसीटी के अंदर एक क्वेश्चन भी पूछा था, जैसे कि आपका एक मैन डायरेक्टरी है, मैन डायरेक्टरी अंतर्गत और डायरेक्टरी है, फिर यहाँ से इसके अंतर्गत और फोल्डर आ सकता है, इसके अंतर्गत और आ सकता है, इसके अंतर्गत और आ सकता है, इसके अंतर्गत और आ सकता है, यानी ये है मैन, ये मैन, ये सब है, ये मैन, ये सब है, ये मैन, ये सब है, ये मैन, ये सब, ये मैन है। इसी प्रकार से जो चीजें चलती हैं वो क्या कहलाता है मेरे बच्चा, व्यू होता है। और ये व्यू यहाँ पर देखा जाता है ट्री मैप के द्वारा। अगर आपसे कभी बोला जाए कि डेटा का व्यू प्रदर्शित करने के लिए किस चार्ट का प्रयोग करते हैं, तो वहां हम आपका ट्री मैप चार्ट का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ साथ एक होता है सनवर्स चार्ट। बस अंतर इतना है, ट्री मैप चार्ट जो है हायरार्किकल व्यू प्रदान करता है, बस जबकि सनवर्स चार्ट जो होता है वो आपको इस प्रकार से सर्किल के फॉर्मेट में व्यू प्रदान करने का कार्य करता है। मेरे भैया यहाँ से एक एक चीज को याद रखते जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और अगला चार्ट यहाँ बोलता है हिस्टोग्राम चार्ट। हिस्टोग्राम चार्ट का सिंपल सा मतलब होता है, हिस्टोग्राम से आप ओनली इसके दो टाइप याद रखिएगा, एक हिस्टोग्राम होता है और अगला यहाँ पेरिटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है जी इनमें से कौन सा पेरिटो चार्ट के अंतर्गत आता है। बता भैया पेरिटो चार्ट है वो किस चार्ट के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है, जल्दी बताइएगा मेरे बच्चा। तो वो है हमारा ट्री हिस्टोग्राम चार्ट के अंतर्गत, ठीक है। क्योंकि हिस्टोग्राम देखो, एक था हमारा कौन सा था, एक था डोनट चार्ट जो पाई चार्ट के अंतर्गत आ रहा था, एक कॉन्ट्यूर था वो सरफेस चार्ट के अंतर्गत आ रहा था, और एक है आपका पेरिटो। पेरिटो किसके अंतर्गत आता है, वो हिस्टोग्राम चार्ट के अंतर्गत आता है। और ये तीन चार्ट इंपॉर्टेंट हैं, और अगर चार्ट से क्वेश्चंस बना तो इन्हीं तीन चार्ट से क्वेश्चंस बन जाएगा। और हिस्टोग्राम चार्ट का सिंपल सा मतलब होता है बिजनेस दुनिया में, वर्ल्ड में जो बिजनेस चलता है उस बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए हम मेरे बच्चा यहाँ पर हिस्टोग्राम चार्ट का प्रयोग करता है। वाटर बॉक्स एंड विस्कर चार्ट है, नॉर्मल सी चार्ट कहलाता है, जिसका एक ही टाइप ऑफ बॉक्स एंड विस्कर चार्ट होता है, ठीक है जी। और अगला यहाँ वाटरफॉल चार्ट है। वाटर चार्ट का सिंपल सा काम ये होता है जी, वाटरफॉल चार्ट का काम क्या है कि आपकी रनिंग स्थिति, यानी जो आपका डेटा है उसका रनिंग पोजीशंस जानना, कि जैसे ही आप डेटा चेंज करो उसके ग्राफ्स में परिवर्तन हो जाए, फिर डेटा चेंज करो उसके ग्राफ में परिवर्तन हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं जी, वाटरफॉल चार्ट कहते हैं। और कॉम्बो चार्ट मेरे बच्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कॉम्बो चार्ट किस प्रकार का चार्ट होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है मेरे बच्चा, क्योंकि कॉम्बो चार्ट वह चार्ट कहलाता है जो दो या दो से अधिक चार्ट को बनाकर एक नया चार्ट बना के तैयार किया जाता है या फिर क्रिएट किया जाता है, उसे मेरे बच्चा कॉम्बो चार्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ सबसे पहला बनाया है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट को एक साथ मिला दिया तो चार्ट बना है, उसे कॉम्बो चार्ट कहते हैं। अगला जो चार्ट है मेरे बच्चा, यहाँ देखा है कि इन्होंने क्या करा है जी, आपका एक क्लस्टर्ड कॉलम एक साइड इकट्ठा कर दिया और लाइन ऑन सेकेंडरी एक्सेस इकट्ठा कर दिया, इससे भी एक कॉम्बो चार्ट बना है। अगला यहाँ सेक्शन ये है मेरे बच्चा, देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है क्या सेक्शन की, लिखा स्टक्ड एरिया और क्लस्टर्ड कॉलम को इकट्ठा कर दिया, इससे भी एक कॉम्बो चार्ट बनके तैयार हो जाता है। और ये तो तीन तो क्या है आपको यहाँ प्री डिफाइन देखने को मिलते हैं, यानी पहले से डिफाइन देखने को मिलते हैं, बाकी के आप चाहो तो आप खुद अपने अनुसार रिकमेंडेड बना सकते हो। यानी कॉम्बो चार्ट में आपको मिलते कौन कौन से हैं, क्लस्टर्ड कॉलम एंड लाइन, और एक मिलता आपको क्लस्टर्ड कॉलम लाइन ऑन सेकेंडरी एक्सेस, और एक मिलता आपको स्टक्ड एरिया एंड क्लस्टर्ड कॉलम। इनके आपको ये प्रीडिफाइन मिलते हैं, इनके अलावा आप अपने अनुसार भी बना सकते हो। ये मेरे बच्चा कुछ चार्ट से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और कभी आपसे पूछा जाए कि चार्ट को क्रिएट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मेरे भैया चार्ट विजार्ड का यहाँ यूज करते हैं, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए। और कभी आपसे एक बात पूछी जाए कि जो चार्ट बनाया जाता है उसके अंदर जो खाली एरिया पड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो प्लॉट एरिया उसे कहा जाता है। ये भी बात आप थोड़ी सी याद रखना। ये है मेरे बच्चा आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, जहां से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे। और आज से आपका भैया एक और अनाउंसमेंट करने जा रहा है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। अगर आपके भाई की आप बात मान लोगे तो मेरे बच्चा जो आपका एग्जाम होने जा रहा है 29 जुलाई को, उस 29 जुलाई के एग्जाम में आप 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में सॉल्व करोगे, ऐसे चुटकियों में। आर यू रेडी गाइस मेरे इस अनाउंसमेंट के लिए? आर यू रेडी गाइस? जल्दी जल्दी बताइएगा भैया, आर यू रेडी गाइस इस अनाउंसमेंट के लिए? देखिएगा
आर यू रेडी गाइस? और आपको 10 से 15 क्वेश्चंस का बेनिफिट मिलेगा मेरे भैया, 10 से 15 क्वेश्चंस का बेनिफिट मिलेगा पर डे। एमपीएसआई का सिलेबस मैं बहुत जल्द डिस्कस करूंगा, ग्रुप 4 का भी सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। बस ग्रुप 4 का सिलेबस अभी रात में ही मैं डिस्कस करने वाला हूं और उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं। यस सर। अच्छा जी, सारे के सारे जितने अवेलेबल हैं भैया वहां पर जल्दी से जितने अवेलेबल है, जितने तब इंप्रेशन भेजेगा। यस सर, आर यू रेडी गाइस? यस सर, आई एम रेडी। जल्दी बताइएगा सर, जल्दी 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 हम इंप्रेशन भेजेगा। और विश्वास मारिए मेरा बच्चा, आपको 10 से 15 क्वेश्चंस का बेनिफिट मिलने वाला है, 10 से 15 प्रश्न का, 10 से 15 प्रश्न का। देखो भैया, आ जाओ मेरे भैया, आपका भैया लाता है आपका रामबाण। हर एक एग्जाम में हम रामबाण लेकर आए हैं और अब आज के लिए जुलाई एग्जाम के लिए मेरे भैया हम मरने मारने में पीछे नहीं हट सकते मेरे भैया। मरने मारने पर हम अपनी मंजिल तक पहुंचकर रखेंगे, ये भाई का आपके का वादा है। और आप भी अपनी मंजिल से वादा करेगा, मेरा वादा आपसे है और आप अपनी मंजिल से वादा करेगा। यस सर, हम आपको अचीव करके ही रहेंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहेगा मेरे बच्चा, आपको जो चाहिए वो आपका भाई आपको देगा। तो ये है आपका वो अनाउंसमेंट, और आप अच्छी तरह से बताओगे मेरे भैया कि क्या ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी या फिर नहीं रहेगी। ये बात आप खुद ही मुझे बताने की कोशिश करोगे। अच्छा जी देखो, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपसे बात करता हूँ। वो सिंपल सी लैंग्वेज में बात मेरे बच्चा ये है कि अच्छा आप बताइएगा कि एमएस